कि हमारे जो वर्तमान में विद्यार्थी हैं, बीए प्रोग्राम के विद्यार्थी, हमारे पास आउट विद्यार्थी, आप सभी का आज के कार्यक्रम में अभिवादन है। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती वंदना के लिए मैं बीए प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष से कनिष्का तिवारी को आमंत्रित करती हूँ। कनिष्का। नमस्कार सभी को। मैं कनिष्का तिवारी, हिंदी ऑनर्स प्रथम वर्ष की छात्रा, आपके समक्ष ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हारी धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा शुत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, अद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद। धन्यवाद कनिष्का, बहुत ही मधुर स्वर में आपने सरस्वती वंदना कही। एक उदार समाज के मूल में उदार शिक्षा होती है और उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण का कार्य होता है। इसी बात को प्रतिपादित करते हुए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में हमारी किरोड़ीमल महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर विभा सिंह चौहान मैडम उपस्थित हैं। मैडम का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमें हमेशा मिलता रहा है। मैडम, आपका आना हमारे लिए प्रकाश पुंज है जो ज्ञान के सागर से परिपूर्ण होता है। साथ ही हमें नई दिशा दिखाकर आप हमारा हमेशा मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है मैडम। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे माननीय अतिथि का स्वागत करते हुए हमारी रोजगार संवाद श्रृंखला के लिए 2 शब्द कहें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि हमारे बीच आज बहुत ही मल्टी टैलेंटेड राइटर, ज्ञानी डॉक्टर विनय कुमार नांगिया जी आए हैं। इनके बारे में अगर थोड़ा भी जाना जाए तो इस बात से ये बात साफ होती है
कि इनका एक्सपीरियंस जो एजुकेशन, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और न जाने कितने क्षेत्रों में है, इस तरह का एक मेल एक बहुत ही मुश्किल बात है। एक ही इंसान में इतने सारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, लेकिन उसके बावजूद एक शिक्षा, इन शिक्षक या हायर एजुकेशन से जुड़े रहना, छात्रों से जुड़े रहना। सर, डॉक्टर नांगिया, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने समय निकाला और हिंदी विभाग के बच्चों के लिए आप कुछ बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हर तरह से बहुत काम की चीज होने वाली है। और ये रोजगार संवाद एक बहुत खास कड़ी है जो हिंदी विभाग ने शुरू करी है। इस तरह का रोजगार पर फोकस हुआ कोई कार्यक्रम हमारे दूसरे विभाग में अभी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इससे इंस्पिरेशन पाकर कॉलेज में दूसरे विभाग भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे। और इसमें आपको बुलाकर इन्होंने और आपने इसको लिए समय दिया, ये हमारे लिए यादगार बात और यादगार तिथि रहेगी। आप प्रोफेसर डॉक्टर नागिया इज प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोफेसर एंड हेड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, IIT Roorkee, member expert group of knowledge management, member corporate governance panel and then national competitiveness in knowledge economy, government of India, और भी बहुत कुछ है। आई एम श्योर आपका अभी एक डिटेल इंट्रोडक्शन होगा, हिंदी विभाग ने वो तय किया होगा। लेकिन आपके जो एरियाज हैं, फ्रॉम नॉलेज मैनेजमेंट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, नॉलेज इकोनॉमी, ये ऐसे एरिया हैं जो कि सिर्फ हमारे हिंदी के विद्यार्थी ही नहीं, मेरे ख्याल से हमारे सब विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। इसमें हम लोग, मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने कम से कम इस साल इन एरियाज को टच नहीं किया है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज इकोनॉमी। और ये हम लोग जानते हैं कि ये हमारे आवश्यक भी हैं और बहुमूल्य भी हैं। और आपका एक्सपीरियंस जो है वो इसके बारे में आज हमारे हिंदी के विद्यार्थी सुनेंगे। और मेरी ये आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे कॉलेज में फिर से आए और इस तरह के संवाद को हम दूसरे विद्यार्थियों के लिए ही भी खोलें। हिंदी विभाग ही ये ऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन आपके जैसे व्यक्तित्व और इस तरह के एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूबल होंगे। तो एक बार फिर से सर बहुत धन्यवाद, और हिंदी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप अपने रोजगार संवाद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर विद्या सिन्हा और आपकी टीम, डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आगे अब आप लोगों को मैं वापस कार्यक्रम चलाने के लिए, आगे चलाने के अनुरोध करती हूँ। थैंक यू। जी मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं अपने विभाग की प्रभारी डॉक्टर विद्या सिन्हा मैम को स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम के लिए एक बात कहने से नहीं रोक पा रही अपने को कि मैम का जो शिष्यों के प्रति जो स्नेह है वो इस प्रकार का है कि इतने व्यस्तता के बावजूद जो है, इतने अच्छे कार्यक्रम से हमें भी जुड़ने का मौका मिलता है। तो ऐसा लगता है कि मैम जो है चाहती हैं कि शिष्य का नाम बड़े जग में, उसका यही अरमान हो, सबके हृदय में उसके प्रति बस इसीलिए सम्मान रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम जो है इस तरह के कार्यक्रम करा रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप
सर के स्वागत के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे माननीय अतिथि प्रोफेसर नांगिया, हमारी प्राचार्य डॉक्टर विभा सिंह चौहान, आपकी प्रेरणा हमको इतनी शक्ति देती है कि हम और आगे बढ़ते रहते हैं और एक अद्भुत आनंद का अनुभव आता है इस तरह की कार्यक्रम करने में। प्रोफेसर नांगिया का परिचय देना मेरे लिए कुछ ऐसा है कि मैं उसके लिए मुझे एक श्लोक याद पड़ रहा है। भवभूति संस्कृत के बड़े कवि हुए हैं, उत्तर रामचरित के रचयिता। उनको वे बड़ी कठिन संस्कृत लिखते थे, तो उनको लोगों ने आलोचना करते हुए नाम दिया था कठिन काव्य का प्रेत। उनकी बात समझ में नहीं आती थी लोगों को। मैं उस श्लोक को आपके सामने रख करके मैं कहूंगी कि ये क्यों मुझे ये श्लोक याद आया है। तो बहुत जब वो निराश हो गए, जैसे जिन कवियों को, जिन रचनाकारों को अपने जीवन के आरंभ में बहुत ख्याति मिल जाती है, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। उनको बहुत लंबा समय लगा, तो अब उन्होंने लिखा, निराशा में भी एक आशा की किरण देखते हुए उन्होंने लिखा, उत्पत्स्यते तु मम कोपि समान धर्मा कालो यम निरवधि विपुलाच पृथ्वी। जब लोगों ने उनको कहा कि इतने कठिन तुम लिखते हो, तो उन्होंने कहा कोई मेरा समान धर्मा कोई कहीं तो पैदा होगा, क्योंकि ये काल निरवधि है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और ये पृथ्वी विपुल है। तो इस विपुल पृथ्वी में और इस निरवधि काल में कोई तो होगा जो मेरी बात को समझेगा। ये श्लोक यहाँ आपके सामने रखने का कारण ये है कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, और प्रोफेसर नांगिया को मैं कह सकती हूँ कि वे कठिन से कठिन और जटिल से जटिल विषय को इतना सहज बना करके अपने प्रबंधन कौशल का परिचय देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम उनकी बातों को, कठिन से कठिन अवधारणाओं को, विचारों को हम समझ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा ये सौभाग्य है कि माननीय प्रोफेसर नांगिया ने मेरे आमंत्रण को, हमारे कॉलेज के आमंत्रण को स्वीकार किया। वे यहाँ आए हैं और हमारे विद्यार्थी उनसे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। उनके अन्य परिचय के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो कि जीवन के इस चरण में वे विद्यार्थियों को इसी लक्ष्य से लाभान्वित कर रहे हैं कि वे अपने जीवन में गेहूं और गुलाब दोनों से जुड़ सकें, और दोनों को ले करके वे अपने जीवन को पूरा कर सकें, संपूर्ण कर सकें। उनका, जैसा प्रिंसिपल मैडम ने कहा, उनका अनुभव बहुत विशद है, और वे विपुल पृथ्वी का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां वे न गए हों। और उन्होंने आर्थिक संसाधनों से लेकर के संस्थागत शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, उद्योग, वित्त, प्रशिक्षण, प्रबंधन, इन सब क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। IIT रुड़की और नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने BBA और MBA के कार्यक्रमों की पूरी संकल्पना उनकी की हुई है, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने में, उन युवाओं के जीवन को सार्थक बनाने में किया है। उनका अनुभव विशद है, जो पिछड़े हुए गांवों से लेकर के महानगरों और पश्चिम के अधुनातन देशों स्विट्जरलैंड तक जाता है। उनके परिचय को आप लोग गूगल करके आप उनके विस्तृत परिचय से रूबरू हो सकते हैं। और वे राष्ट्रीय स्तर पर वे नॉलेज इकोनॉमी के बारे में उन्होंने शोध किया है, और उनके निष्कर्षों से भारत सरकार को बहुत लाभ मिला है। बहुत सारी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी परियोजनाएं इनकी कारण चल रही हैं। और आज जहां तक मेरी जानकारी है, प्रोफेसर नांगिया अपने इस वक्तव्य में 4 बिंदुओं पर बात करेंगे, और वे चारों बिंदु आप लोगों के लिए बड़े आवश्यक हैं, जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है। वे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, अपना वृत्त कैसे, अपना जो CV है उसको आप कैसे तैयार करेंगे, और अपने ज्ञान को अर्थ में बदलना, नॉलेज इकोनॉमी का जो धारणा है उसको आपके सामने स्पष्ट करेंगे। भाषा के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नॉलेज इकोनॉमी की बात। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के लोग भी किस प्रकार से विदेशों में पढ़ सकते हैं बहुत कम खर्च में, और अपनी पढ़ते हुए वे कमा सकते हैं और अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
मैं उनके परिचय के साथ साथ मैं उन पुरस्कारों, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशनों ने उनकी पुस्तकों को प्रकाशित किया है, बहुत से लेख लिखे हैं, लेकिन उनको 2017 में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन बिजनेस एजुकेशन अवार्ड 2016 में मिला, शिक्षा रत्न पुरस्कार 2014 में, देवांग मेहता बिजनेस स्कूल अवार्ड मिला है उनको फॉर बीइंग बेस्ट प्रोफेशनल इन जनरल मैनेजमेंट 2013 में। तो हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि प्रोफेसर नांगिया हमारे बीच हैं और हमारे विद्यार्थी और हम सभी उनके ज्ञान से लाभान्वित हों। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, ऋतु आप संचालन करें और सर से मुखातिब हों। जी, नमस्कार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किरोड़ीमल महाविद्यालय के हिंदी विभाग में। सर, आप जो है अपनी बात शुरू करिए। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सिन्हा और प्राचार्य महोदय का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझको यह अवसर प्रदान किया गया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद कर पाऊँ। मुझे जब आदेश मिला डॉक्टर विद्या सिन्हा का कि हिंदी में संवाद करना है तो कुछ देर के लिए मैं झिझका, क्योंकि अभ्यास नहीं है तो कठिनाई हो सकती है। फिर मेरा मातृभाषा प्रेम जाग उठा। मैं भी मेरठ में और वाराणसी में पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल हिंदी में बात करूँगा। और क्योंकि आज का विषय रोजगार संबंधित तो है ही, लेकिन संवाद है, ये व्याख्यान नहीं है, इसलिए मेरी ये आशा है कि मुझसे अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं और प्रश्न किसी भी दायरे में हो सकते हैं। मैं मतलब अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा कि जहां तक हो ठीक से उनका उत्तर दे पाऊं। दो नए क्षेत्र हैं जहां से रोजगार की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। मैं उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करूंगा जो YouTube के चैनल में मिलते हैं कि SSC में नौकरी मिल सकती है और UPSC के माध्यम से नौकरी मिल सकती है और बैंक PO की नौकरी मिल सकती है। वो सब चीज़ें ज़्यादातर छात्र YouTube चैनल्स में डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो या तो नहीं बताई गई हैं या छात्र मुझसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लगभग ये जो ड्राफ्ट जमा किया गया था डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी ने दिसंबर 2019 में जमा किया था, वो करीब 485 पृष्ठ का था। और जो पॉलिसी आई है भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो लगभग 65 पृष्ठ की है। उसमें लगभग 15% जो कवरेज है वो केवल भारतीय लोकाचार, संस्कृति और भाषा का है। तो भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और भाषा का महत्व शुरू हुआ है जिसको फाउंडेशनल लिटरेसी बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक हर स्तर पर भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसे प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर त्रिभाषीय फार्मूला दोबारा देश में लगाया जा रहा है और उसमें से 2 भाषाएं राष्ट्रीय होना आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं और पुरातन भाषाएं जैसे प्राकृत और पाली, इन सब के ऊपर बहुत अधिक इनको महत्व दिया गया है। और मिडिल लेवल पर 2 साल के लिए ये अपेक्षा की जाती है कि छात्र साहित्य की भी पढ़ाई करेंगे। तो मिडिल और हायर सेकेंडरी लेवल पे 2 साल की पढ़ाई एक भाषा में साहित्य की भी करेंगे। तो इसका बहुत अधिक वो दिया गया है। और हम बात कर रहे हैं रोजगार से संबंधित। तो जो प्यूपिल टीचर रेशो जिसको PTR बोलते हैं, वो इतनी अधिक बढ़ानी है कि उसके लिए इतने अधिक रोजगार की सृष्टि होगी स्कूल लेवल पर, जो प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, और उसके बाद जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगी, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगी, चाहे वो विश्वविद्यालय हो और चाहे वो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हो
ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेजेस हो, सब में भाषा का विभाग होना आवश्यक हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम मान लीजिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, तो DTU में, NSUT में, IIIT में, NIT में, मैं खाली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो इन सब में भाषा के विभाग खुलने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अधिक रोजगारों का सृजन शिक्षक के रूप में होने वाला है। तो ये अगले 10 से 15 साल के बीच में बहुत तेजी से ये चीज आने वाली। तो मैं इस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि एक दिशा ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत नए रोजगार लेके आएगी। मेरी ये सलाह है कि जो भी छात्र इसमें रुचि रखते हों वो इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। 65 पेज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कोई बहुत लंबा चौड़ा उसमें पढ़ने का नहीं है। आपके मतलब की चीज मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट में बच्चे उसको आराम से पढ़ लेंगे। तो एक तो ये चीज थी जो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था। दूसरी है नॉलेज इकोनॉमी का जिक्र किया। मैं मतलब फिर से धन्यवाद दूंगा प्राचार्य महोदय का और डॉक्टर विद्या सिन्हा का। बहुत मेरा उदार परिचय दिया गया और प्रशंसा की गई। लेकिन नॉलेज इकोनॉमी की बात करते टाइम मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग पाषाण युग से, धातु युग से होते हुए, मशीन युग से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एज में और अब इंटरनेट एज में आ गए हैं। मतलब हमने स्टोन एज से स्टार्ट किया, उसके बाद आयरन एज में आए, फिर हम लोग ब्रॉन्ज एज में आए, उसके बाद हम लोग मशीन एज में आए या इंडस्ट्रियल एरा भी बोलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एज में आए और अब मेरे ख्याल से करीब करीब आप समझ लीजिए 1995 के आसपास इंटरनेट शुरू हुआ और अब हम लोग पूरी तरह से इंटरनेट एज में आ चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले होते थे जब हम लोग छोटे थे, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते थे। और अब लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों का महत्व बहुत कम हो गया और उनका स्थान ले लिया आइडिया ने, विचार और सोच। विचार, सोच और ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति के पास विचार है, नया विचार है, नई सोच है और उसके पास ज्ञान है, तो वो स्टार्टअप अपना शुरू कर सकता है, उद्यमिता की ओर जा सकता है बिना किसी वित्तीय सहायता के, बिना जमीन के, बिना लेबर के वो अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। यह बात पहले संभव नहीं थी। मेरे ख्याल से पहला केस शायद माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स का है, जिन्होंने गराज से शुरू किया था। अब तो ये चीज इतनी अधिक हो गई है कि पिछले 2 साल में हमारे भारतवर्ष में इतने अधिक स्टार्टअप्स आ गए हैं और इसका कारण ये है कि हम लोग ऑलरेडी नॉलेज इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए। एक बहुत ही विद्वान मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं पीटर ड्रकर, उन्होंने ये बात 1960 में कही थी कि आने वाले वर्षों में नॉलेज वर्कर्स हुआ करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जगह। तो वो बात सच हो गई। अब हमको इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जगह नॉलेज वर्कर्स की आवश्यकता है। तो जब हम बात करते हैं नॉलेज इकोनॉमी की, तो नॉलेज इकोनॉमी में क्या होगा और आपके लिए उसमें क्या मिलेगा? रितु जी, मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, वो डॉक्टर जी सर, प्रार्थना नहीं सर, आप आदेश करिए। जी सर, ताकि थोड़ी सी वीडियो क्लिप दिखा दें भगवत गीता की। जी सर, मैं प्रेजेंट करती हूँ। ये डॉक्टर श्रुति गुप्ता द्वारा बनाई गई है। डॉक्टर श्रुति गुप्ता IIT दिल्ली से इन्होंने PhD किया है और दिल्ली
Namaste. I welcome you all to the chanting series of Srimad Bhagavad Gita. I'll be posting 4 verses every Monday, Wednesday and Friday mornings on the channel. I'll be chanting each verse twice. The first time as I chant, you may listen to the verse carefully, while for the second time, you may please chant along with me. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. Now you can chant with me. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. Also present are Dhrishtaketu and Chekitana, the heroic king of Kashi, Purujit, Kuntibhoja, and most valiant Saibya, says Duryodhana, continuing to enlist the important warriors in the Pandavas' army to his guru, Sri Dronacharya. Yudhamanyuscha vikrantaha उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. Now you may chant with me. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. And other noble men such as the victorious Yudhamanyu, the heroic Uttamauja, and Abhimanyu, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi, all of these are Maharathis, men of great valor, continues Duryodhana. Asmakantu Vishishta. और इनका परिचय अगर आप पढ़ लें. जी मैं सर ये प्रेजेंटिंग में स्टॉप कर दूं फिर. जी. डॉक्टर श्रुति गुप्ता पीएचडी हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली, और आईआईएम अहमदाबाद में शोध ग्रीष्मकालीन स्कूल का जो है हिस्सा रह चुकी हैं. इन्होंने यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया है और जेआरएफ से सम्मानित किया गया है. उन्हें मार्केटिंग और वित्त में दोहरी विशेषज्ञता के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMI नई दिल्ली से PGDM की डिग्री प्रदान की गई है. अपनी स्नातक की पढ़ाई जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की है तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है. ये अनुसंधान और शिक्षण अनुभव के 10 वर्ष से अधिक वर्षों से जुड़ी हुई हैं. भारत की, ये अपने बारे में कहती हैं कि भारत की धन्य भूमि पर जन्मी मैं 1 दशक से अद्वैत वेदांत का अध्ययन करने की एक दुर्लभ कृपा का आनंद ले रही हूँ. मैं वेदों को पहले हाथ से समझने की दृष्टि से संस्कृत भाषा सीख रही हूँ. प्रत्येक बीतते दिन के साथ दुनिया में नियमित लेकिन विविध बातचीत और यात्रा के कारण दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों को उजागर करने के साथ मुझे वैदिक शिक्षाओं और हमारी पारंपरिक वैदिक विरासत और संस्कृति की गहरी सराहना मिली है. मैंने हाल में ही जी. ये मैंने जो दिखाया आपको उसका उद्देश्य ये है कि ये एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक हैं, दूसरा इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया
तीसरा, पीएचडी करने के बजाय, ये टीचर बनने के बजाय ये उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं। तो परसों मेरे को ये व्हाट्सएप में वीडियो क्लिप इन्होंने भेजा, ये पहला क्लिप बनाया था, आज दूसरा क्लिप भी आ गया। और मेरी जब इनसे बात हुई तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि कुछ वर्ष पहले जब मैं नॉलेज इकोनॉमी का प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैंने ये चीज सोची थी कि भारतीय लोकाचार, संस्कृति, सभ्यता, जैसे लोकगीत हैं, इन सब चीजों को प्रोडक्टाइज और मोनेटाइज किया जा सकता है। और आपको ताज्जुब होगा, ये जो आप पंजाबी के गाने अक्सर सुनते हैं, जो इंटरनेशनली भी अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो जब मैं छोटा था 1964, 65, 66 में मेरठ में हम लोग कैंट एरिया में रहते थे, कैंटोनमेंट में, और वहां पर ये जो नए नए सिपाही भर्ती होते हैं 16, 17, 18 साल के, इनको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर पे जो गाने सुनाए जाते थे वो पंजाबी लोकगीत थे। और वही पंजाबी लोकगीत 30 साल के बाद सन 95 में, सन 2000 में मैंने लंदन में रिकॉर्ड होते हुए और अमेरिका में लोगों को उसको डांस करते हुए उस पर देखा, और हिंदुस्तान में तो खैर बहुत चलते ही थे। तो मुझे ये ताज्जुब हुआ, 30 साल पहले जो बचपन में मैंने सुना उस चीज को प्रोडक्टाइज कर दिया गया, उसको मोनेटाइज कर दिया गया, और ये देखिए कितनी बढ़िया चीज पेश कर दी गई। तो जब हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपके संदर्भ में ये बहुत सटीक उदाहरण है कि आप भारतीय लोकाचार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, लोकगीत, किसी भी चीज को आप प्रोडक्टाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जमाने में जब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स और ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि लोगों के पास काम करने के लिए होगा नहीं, ऑटोमेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, और उस खाली समय में उनको इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता होगी, स्पोर्ट्स की, म्यूजिक की और इस तरह के ज्ञान पर आधारित प्रोडक्ट्स की उनको आवश्यकता होगी, और उसकी बहुत ज्यादा मांग आने वाले दिनों में आने वाली है। तो ये एक दृष्टिकोण था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बिल्कुल अलग चीज है, नॉलेज इकोनॉमी एक बिल्कुल अलग चीज है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप अगर इसको मोटे तौर पर अपने दिमाग में रखेंगे तो ये आपको काफी एक दिशा मिलेगी इसमें सोचने के बारे में। अब हम आते हैं जो आपके पारंपरिक रोजगार हैं, सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं, और एनजीओ की नौकरियां हैं, ये सब चीजें हैं। तो मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि मैं आपको कोई भाषण दूं इस पर, मैं चाहूंगा, ऋतु जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न मेरे से पूछे जाएं उनके माध्यम से, और मैं सवालों का जवाब दूंगा। उद्यमिता पे आप पूछ सकते हैं मेरे से, स्टार्टअप्स पे आप मेरे से सीवी मेकिंग पे पूछ सकते हैं, इंटरव्यूज पे पूछ सकते हैं, या किसी भी चीज में जो भी आपको, उच्च शिक्षा, विदेश में जाके उच्च शिक्षा या देश में उच्च शिक्षा, उस पर भी पूछ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप पूछें। सर, मैं छात्रों की तरफ से कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। कुछ प्रश्न हमारे छात्रों की तरफ से आ चुके थे सुबह ही। सर, पहला प्रश्न मैं ये जानना चाहूंगी और बच्चे जानना चाहेंगे कि सीवी कैसे बनानी चाहिए और उसमें कौन से प्रमुख पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न, और उसका कारण ये है कि सीवी इज ए पासपोर्ट टू ए जॉब। CV is a passport to a job. CV is not a visa. ये समझ लीजिए। तो CV से आपको इंटरव्यू कॉल तो मिल सकती है, लेकिन इंटरव्यू में आप सफल होंगे कि नहीं वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो CV बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपके CV से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं मिलती, इसका मतलब आपका CV अच्छा है। तो अब हम आते हैं CV बनाने पर। तो बहुत सारे छात्रों का मैंने देखा है, वो इंटरनेट पे जाके टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेते हैं, और वो सारी अधिकतर टेम्पलेट्स जो है अमेरिकन सिस्टम की बनी हुई हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। जैसे कैरियर ऑब्जेक्टिव, वो कैरियर ऑब्जेक्टिव में काफी कुछ लिख देते हैं। तो वो कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर लिखा हो तो जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित कैरियर ऑब्जेक्टिव हो तब तो कुछ मायने रखता है, लेकिन अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं थोड़े से पॉइंट्स कवर कर लेता हूं सीवी के। पहला तो सीवी और रिज्यूमे
इंडिया में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कई बार बायोडाटा को भी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन बायोडाटा का जो संबंध है वो आजकल हिंदुस्तान में मैट्रिमोनियल में यूज होता है वैवाहिक विज्ञापनों के लिए, और उसमें लंबाई और वजन और रंग रूप और ये सब चीजें, रिश्तेदारी, ये सब दी जाती है बायोडाटा में। लेकिन सीवी और रिज्यूमे ये दोनों जॉब्स के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले नाम होना चाहिए, सीवी में सबसे पहले नाम होना चाहिए। नाम के बाद पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। ये गलती आजकल बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि पोस्टल एड्रेस नहीं देते, क्योंकि ईमेल और मोबाइल फोन का जमाना है तो बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। कई बार कंपनी को डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं आपको पोस्टल एड्रेस पे, तो अगर आप पोस्टल एड्रेस दे रहे हैं, आपका पोस्टल एड्रेस टेम्परेरी भी हो सकता है हॉस्टल का, पोस्टल एड्रेस आपका, आप उसको प्रेजेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, पोस्टल एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है। तो एड्रेस आएगा नाम के बाद, उसके बाद आएगा आपका ईमेल आईडी। और मैं चाहूंगा ईमेल आईडी ठीक वाली दें, ना कि कई लोगों ने ईमेल आईडी ऐसे बनाई होती है smarty@such and such, handsome@such and such। उस तरह की ईमेल आईडी ना बनाएं, अपने नाम की ठीक से ईमेल आईडी बनाएं, और जहां तक संभव हो 2 ईमेल आईडी देनी चाहिए, कई बार एक नहीं। इसी प्रकार अगर हम मोबाइल की बात करें तो कर नहीं लगता। जानवी, अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ कर लें। तो इसके बाद आता है मोबाइल की बात। मोबाइल भी हमेशा, आजकल सबके मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड होते हैं और 2 देने चाहिए। उसका कारण ये है कि कभी एक रीचेबल नहीं होता तो कम से कम दूसरा मोबाइल फोन आपका चले। तो इसको जो मैंने अभी बताया, इसको जहां तक संभव हो इसको सेंटर अलाइन करना चाहिए, टॉप पर देना चाहिए, खाली नाम को बोल्ड करना चाहिए, और इसकी स्पेसिंग सिंगल स्पेसिंग में करनी चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे। नीचे देना क्या आवश्यकता है? हम लोग शुरू करेंगे क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन 2 तरह की हो सकती है, एकेडमिक या प्रोफेशनल। अब जिन लोगों की खाली ग्रेजुएशन है वो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन देंगे, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या कर रहे हैं और नीचे 12th और 10th आएगा। तो जो भी सीवी बनाने का कॉन्सेप्ट है, लेटेस्ट चीज सबसे पहले आती है और सबसे पुरानी चीज सबसे आखिर में आती है। तो आपकी ग्रेजुएशन की आपने कहाँ से कर रहे हैं, उसकी संस्था का, यूनिवर्सिटी का नाम, उसमें जो अगर आपने सेकेंड ईयर तक किया है उसके मार्क्स, इस तरह से देके फिर 12th और 10th का देंगे। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब हमेशा टेबुलर फॉर्म में दीजिए। अगर गैप नहीं है, मार्क्स अच्छे हैं तो टेबुलर फॉर्म में दीजिए। और अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, मान लीजिए आपके सब एग्जाम में 60.5% मार्क्स, तो आपको इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना चाहिए थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, बजाय इसके कि 60.5 लिखें सब जगह। तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। तो सीवी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये आएगा। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है या LLB किया है या कुछ और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाएगा। इसके बाद आएगा सर्टिफिकेशंस। आजकल सर्टिफिकेशंस बहुत ही कॉमन हो गए हैं, और सर्टिफिकेशन उसके बाद आएंगे, फिर इंटर्नशिप्स आएंगी, फिर प्रोजेक्ट आएंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो वो उससे पहले आएगा, और उसके बाद अंत में आपके अवार्ड्स, ऑनर्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें आएंगी जो इकट्ठी क्लब की जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी का स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग है, स्पोर्ट्स और गेम्स को अलग कर सकते हैं, या हॉबीज कोई आउटस्टैंडिंग है उसको अलग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी हल्की सी झलक दी है। आजकल बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि सीवी 1 पेज का होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है। अगर आपके पास लिखने को कम है तो 1 पेज का बनाइए, लिखने को ज्यादा है तो 1.5-2 पेज का होने में कोई गलत कुछ नहीं। जो फॉन्ट साइज है वो अगर कम है आपके पास लिखने के लिए 12 का फॉन्ट यूज करिए, ज्यादा है लिखने के लिए 11 का फॉन्ट यूज करिए, लेकिन किसी भी हालत में 10 के नीचे का फॉन्ट मत यूज करिए।
और फॉन्ट या तो एरियल ले लीजिए या वर्दाना ले लीजिए या कैलिबरी ले लीजिए, ये वाले फॉन्ट्स ज्यादा बेहतर फॉन्ट्स हैं दूसरे फॉन्ट्स के मुकाबले। और अगर रेफरेंसेस देना चाहें, जरूरी हो तो रेफरेंसेस दीजिए, नहीं तो रेफरेंसेस छोड़ी जा सकती है। तो ये कुछ चीजें मैं आपको एकदम से अभी बता रहा हूं, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इसमें मेरे से बहुत सारे सवाल और पूछ सकते हैं जिसमें मैं आपको और कुछ भी बता सकता हूँ। तो अगर मैडम मैंने आपकी बात का जवाब दिया हो तो। जी सर, एकदम जी सर, बहुत जरूरी बातें हैं सर ये, और मतलब बहुत मुख्य बातें, लेकिन जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं, और इन चीजों का मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जरूर लाभ लेंगे। सर एक प्रश्न और है कि इंटरव्यू बोर्ड में जाते समय हमें कैसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, एंटर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अगर आप किसी इंटरव्यू के बारे में सचमुच में सीरियस हैं और 2-4 दिन से इंटरव्यू चल रहे हैं, तो पहले एक दिन जाके रेकी कर लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि हो क्या रहा, कितने लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के कैंडिडेट हैं, बैठने की व्यवस्था कैसी है, या कंडीशन है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि, मौसम कैसा है वगैरह। तो ये तो अगर संभव हो तो, हमेशा संभव नहीं भी हो सकता। तो जहां संभव नहीं है तो पहली चीज तो ये है कि आपको इंटरव्यू की जो तैयारी करनी है, वो तैयारी आपकी 2 प्रश्नों पर मोटे तौर पे आधारित होती है। एक प्रश्न तो जो हमेशा हर इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, किसी भी पद पर, किसी भी स्तर पर इंटरव्यू हो रहा हो, वो होता है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इस प्रश्न की तैयारी बहुत जरूरी है। मेरे जैसा आदमी तो जब इंटरव्यू लेता है 70% इंटरव्यू इसी प्रश्न पे खत्म हो जाता है। दूसरी बात जो तैयारी की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए अपने साथ सामान। अब जैसे अगर मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मेरी जेब में 2 कपड़े जरूर होने चाहिए। एक तो मेरा रुमाल होना चाहिए ताकि पसीना तो निकलेगा ही, पहुंच सकूं, लेकिन दूसरी जेब में एक दूसरा कपड़ा भी होना चाहिए कि मैं जूते अपने अंदर जाने से पहले पहुंच लूं। ये खैर एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया। और मैं टाई लेके जरूर जाऊंगा, वहां देखूंगा आवश्यकता है कि नहीं, माहौल कैसा है। अगर मान लीजिए 4 इंटरव्यूअर बैठे हैं और चारों ने टाई पहनी हुई है और हम बिना टाई के चले जाए, तो काफी मुश्ता वाला माहौल बनेगा। तो आपको देखना होता है कि बाकी कैंडिडेट्स कैसे हैं, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब सवाल ये है आप साथ में क्या लेके जाएंगे। आपको साथ में वो चीजें लेके जानी चाहिए, जैसे मैडम आप तो पीएचडी हैं खुद ही, मान लीजिए आपको ही जाना हो तो आपको अपनी थीसिस लेके जानी चाहिए। अगर थीसिस आपकी बहुत अच्छी है तो उसको टेबल के ऊपर रख दीजिए ताकि वो लोग अट्रैक्ट हों, उठा के उसी में से सवाल पूछें। थीसिस अगर बहुत अच्छी नहीं है तो उसको अपने बैग में रखिए नीचे, और थीसिस अगर बहुत खराब है तो लेके ही मत जाइए। क्या ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ मजाक के तौर पर, लेकिन अगर कोई छात्र है अपना ग्रेजुएशन वाला और वो बोलता है मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने वो प्रोजेक्ट किया, मैंने ये इंटर्नशिप की, मैंने वो इंटर्नशिप की, तो उसके पास उन चीजों के डिटेल्स या प्रूफ होने चाहिए। अब 2 तरह के प्रूफ, एक प्रूफ तो ये होता है सर्टिफिकेट है कि नहीं, और अगर सर्टिफिकेट है, अब जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम किसी की फाइल उठाते हैं टेबल पर सर्टिफिकेट देखने के लिए, तो सर्टिफिकेट नहीं देखते हम देखते हैं उसने कितने सलीके से लगाए हों। हमको सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, वो तो बाहर क्लर्क देख लेता, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इसको अपने सामान की सहेजने की क्षमता भी है कि उतना भी ये सिस्टमेटिक नहीं। तो अब एक तो इस तरह की चीज ले जाने वाली, दूसरी आप बोलते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने वो प्रोजेक्ट किया, मैं गांव में गया, मैंने फलाने 4 दिन काम किया, मैंने इस एनजीओ में काम किया। अगर आपने वास्तव में किया है तो एक डॉक्यूमेंट ले जाइए जिसमें आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट पेश कर दीजिए इंटरव्यूअर के सामने। तो अगर आप रिपोर्ट पेश कर देंगे तो एकदम इंटरव्यूअर एकदम से प्रसन्न हो जाएगा। तो एक ये तैयारी है कि आप डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जा रहे हैं, किस चीज में लेके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, या डॉक्यूमेंट्स अपनी गोद में रखेंगे। ठीक है, तो एक ये इस तरह की तैयारी है। फिर आता है कपड़े कौन से पहनते हैं आप। मैं आपको बहुत मजेदार उदाहरण देता हूं। मैं लगभग 2003 से यूपीएससी में जाता रहा और लगभग 2016 तक जाता रहा। तो पहले 10 वर्ष तक जो भी महिलाएं आती थी
वो सब कलफ लगी हुई कॉटन की साड़ी पहन के आती थी। ये बात कर रहा हूं लगभग 2003 से 2013 तक। उसके बाद अब खत्म हो गया, अब डिजाइनर सूट में भी आ जाती हैं लड़कियां यूपीएससी में। तो आपको दोनों चीजें देखनी होती हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और दूसरा ऐसा तो नहीं है भड़बड़ाते हुए कपड़े पहन के पहुंच गए। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई ग्रेजुएट विद्यार्थी इंटरव्यू देने जा रहा है, एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहा है एमबीए के लिए। अब पता चला कि उसकी जो शर्ट है उसमें स्ट्राइप्स हैं, लाइन है, धारियां हैं। अब मुझे मालूम है कि मैं शिक्षक के तौर पर हमेशा सफेद शर्ट पहन के क्लास में जाता था पढ़ाने, क्योंकि अगर मेरी शर्ट के ऊपर स्ट्राइप्स हैं तो कई लोगों की आंखें चौंधियाती हैं उससे। तो इसका मतलब है कि मैं तो अपने छात्र की जो है अटेंशन डाइवर्ट खुद ही कर रहा हूँ एज ए टीचर, गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके कपड़े ऐसे हैं जिसकी वजह से इंटरव्यूअर परेशान हो रहा है, तो आपका आधा इंटरव्यू तो आपकी शर्ट की वजह से खराब हो गया। तो बेहतर ये होता है कि आप लाइट कलर की शर्ट पहने, जैसे क्रीम है, जैसे लाइट येलो है, और सबसे अच्छा होता है आप व्हाइट पहने। तो जब आप व्हाइट शर्ट पहनते हैं किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती आपसे किसी भी तरह की। तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत दूर से चल के आ रहे हो, खराब होने का डर हो वगैरह वगैरह, तो आपको उसका ध्यान करना होगा उस हिसाब से। लेकिन आपको जूतों की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना। जूतों में दो चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है साफ है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आप काफी दूर से चल के आ रहे होंगे, या हो सकता है बस से आ रहे हो, 3 व्हीलर से आ रहे हो, तो जूते आपके साफ हैं कि नहीं है। दूसरा, कभी भी बिल्कुल नए जूते पहन के इंटरव्यू देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जूते ही काट रहे हैं तो आपने अपना इंटरव्यू खुद ही खराब कर दिया। तो अगर आपके जूते नए भी हैं, कम से कम 2-3-4 बार पहने हुए होने चाहिए। तो इसके बाद आता है टाई का। मैंने आपको पहले ही बता दिया, टाई होनी चाहिए, लेकिन पहनना इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां का माहौल क्या है। तो मुझे लगता है रितु जी मैं कुछ बोल पाया ठीक से? सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। आप बहुत ही क्लैरिटी से सर जो है आपके हमें उत्तर मिल रहे हैं। अगला सवाल उस पर नहीं पूछूं तो मुझे लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। नहीं सर, एकदम। सर एक प्रश्न मैं और लेना चाहूंगी, उसके बाद हमारे छात्र जो हैं हैंड रेज करेंगे और जिनका प्रश्न होगा रोहित सर उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सर अगर इंटरव्यू बोर्ड में कई बार ऐसा होता है कि कुछ छात्र और हम लोग खुद भी जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो कई बार कुछ प्रश्नों के जवाब हम देने में सक्षम नहीं होते, या हम सोचने लगते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? और ऐसे टाइम पर सर कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड कुछ वहां पर जो चीजें ऑफर करने लगते हैं कि पानी पी लो, घबराओ नहीं, बोलो बोलो। तो इस तरह की घटनाएं सर होती हैं। ऐसे टाइम में एक कैंडिडेट को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए सर? आपके प्रश्न, पहला प्रश्न, अगर कोई सवाल ऐसा पूछा है जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है तो क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है खाने पीने की चीज अगर कुछ ऑफर की जाए। जी सर। पहले प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा। और मुझको करीब 40-45 साल हो गए इंटरव्यू लेते हुए, और बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। यूपीएससी में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वहां जो लोग कोचिंग लेते हैं उनको ये ट्रेनिंग होती है कि अगर नहीं आता तो बोल दो कि नहीं आता, ठीक है। अब नहीं आता में मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। आपको आता है पर याद नहीं आ रहा जवाब, तब आपको ये कर्टसी होनी चाहिए, आप इंटरव्यूअर को कहें सर आई नो द आंसर बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, कैन आई गेट बैक टू यू लिटिल लेटर। तो उससे यह है कि आपने ये नहीं कहा कि आपको नहीं आता, लेकिन आपने ये कहा कि आपको याद आएगा तो आप बता देंगे, उत्तर दे देंगे। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, आपको आता ही नहीं है। तो यूपीएससी का मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वहां पर जितने भी लोग आते हैं उनको ये ट्रेनिंग होती है कि आप कह देंगे कि आई एम सॉरी सर आई डू नॉट नो। इससे भी अच्छा तरीका ये होता है आप बोल दें आई एम सॉरी सर आई शुड हैव नोन, ये और अच्छा तरीका होता है। और उससे भी अच्छा तरीका ये होता है कि इंटरव्यू के एंड में कई बार इंटरव्यूअर बोलता है आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तब आप उससे ये पूछिए कि सर आपने मेरे से ये सवाल पूछा था, उस टाइम मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो आप बता सकते हैं इसका क्या जवाब। तो इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाता है। तो ये मैंने आपको 3 लेवल पे बताया कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता
तो उसको बहुत अलग अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अब मैं आपको दूसरा एक्सट्रीम बताता हूँ। सन 2019 में JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में, NSUT में और DTU में, 4 संस्थाओं में मैं MBA का एडमिशन के इंटरव्यू में बैठा। मुझे याद नहीं है DU की बात है, JNU की बात है। एक कैंडिडेट आया। अब जब हम कैंडिडेट से पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम एक सवाल पूछते हैं, अच्छा ये बताइए आप क्या तैयारी करके आए, किसमें से आपसे प्रश्न पूछे? और कैंडिडेट बोलता है आप किसी में से भी पूछ लीजिए। तो वहीं प्रूव हो जाता है ये मूर्ख आदमी है जो कहता है कहीं से भी पूछ लीजिए, इसका मतलब ये कोई तैयारी करके नहीं। दूसरा प्रश्न हम ये भी पूछते हैं कि भाई आप आधे एक घंटे से यहाँ आ रहे हो, बैठे हो, आपने क्या सोचा कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? उसने कुछ नहीं सोचा, तो उससे भी पता चल जाता है ये आदमी सीरियस नहीं। लेकिन जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल जो हुआ मेरे साथ, शायद DU के साउथ कैंपस में ही हुआ। तो वो लड़का, उससे कुछ भी पूछो, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत बोलता था, बोलता चला जाता था। और ये UPSC को अगर मैं छोड़ दूं तो 90 to 99% एग्जाम्पल्स में जहां लोगों को कुछ नहीं आता, वो फिर भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है। तो ये लड़का कुछ भी बोले चला जाता था, उससे कुछ भी पूछे कुछ भी बोल देता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक चीज बताओ, तुम्हारी कहीं कोचिंग हुई है क्या एडमिशन के लिए? बोला हाँ हुई है। तो मैंने कहा कोचिंग में तुम्हारे को क्या बताया? उसने कहा फलाने फलाने सर थे, बहुत बढ़िया, और उन्होंने बताया कि फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट मतलब FAKE, फेक इट टिल यू मेक इट। मैंने कहा ये हद हो गई, बताइए कोचिंग में ये बताया जा रहा है कि झूठ बोलते रहो जब तक कि नैया पार ना हो जाए। तो ऐसी भी कोचिंग होती है, बड़ी भयानक वाली, खतरनाक वाली। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट था, अगर कोई चीज अगर आपको ऑफर की जाए खाने के लिए, तो हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, खासकर स्टूडेंट्स का, तो हम जरूर उनको ऑफर करते हैं। कभी टॉफी पड़ी होती है मुंह के सामने, कभी कुछ चाय हमारी आ जाती है, चाय भी ऑफर करते हैं। कई बार समोसा होता है, समोसा ऑफर करते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं। इसमें ज्यादातर तो इंटरव्यू देने वाले मुंह कर देते हैं। तो लेकिन अगर आप मना भी करें, मना करने का सलीका होना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे कि मैं चाय नहीं पीता, बहुत गलत तरीका है बोलने का। दूसरा तरीका है थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच बट आई विल नॉट हैव इट, ये भी बोलने का तरीका है। और बहुत सारे मैंने गर्ल स्टूडेंट्स के केस में मैंने अक्सर नोट किया, वो टॉफी ले लेती हैं और हाथ में रख के बैठ जाती हैं, खाती नहीं है। तो ऐसा भी देखा। तो खैर जो काम की बात है वो ये है कि अगर आपका लिक्विड ऑफर होता है, आपको कोई भी पेय पदार्थ है, वो अगर मान लीजिए जूस है या कोल्ड ड्रिंक है, तो उसको मना नहीं करना चाहिए। आप ले सकते हैं, 1-2 सिप बीच में लगा भी सकते हैं, आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई गर्म चीज है, कॉफी या चाय, आपका मन है तो ले लीजिए। जरूरी नहीं है, आपको किसी ने कहा नहीं कि आपको खत्म करना। लेकिन जो खाने की चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे आप बोल नहीं पाएंगे। तो ये आपको एक जजमेंट कॉल लेना है ऑन द स्पॉट। आपको प्यास लग रही है, जरूर आप ले लीजिए, आपका इच्छा है आप जरूर ले लीजिए, लेकिन खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए, पीने की चीज लेनी चाहिए जहां तक संभव। तो ये है मेरा उत्तर आपके प्रश्न का। जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। अब हम सर अपने छात्रों को, और हमारे कुछ टीचर्स भी सर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। सर एक प्रश्न है कि इंटरव्यू पैनल के बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर हम गए और अचानक से हमारा जानकार, कोई हमारा अध्यापक अगर मिल गया वहां पे, तो हमारी प्रतिक्रियाएं या फिर जो शारीरिक भाषा है वह किस तरह से होनी चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और मेरे साथ अभी पिछले साल ही ऐसा हो गया। मैं IIM शिलोंग के सिलेक्शन कमेटी में बैठा था, और मेरा एक 2006 का छात्र वो आ गया इंटरव्यू देने। तो वो मुस्कुराया मेरी तरफ देख के। तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये आएगा, तो नाम तो मैं जानता था, पर अंदर आया तो मैं पहचान गया उसको। तो खैर मैंने रिएक्ट किया और मैंने उसको कहा कि क्या हाल है तुम्हारा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आपको ये चीजें कभी छुपानी नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जानने वाले अध्यापक हैं, आप उनकी तरफ मुस्कुराकर अभिवादन करिए
और ज्यादा फैमिलियरिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लोजनेस दिखाने की जरूरत है। आपको एक्नॉलेज करना है कि आप उनको जानते हैं, मुस्कुरा के करिए, अभिवादन कर दीजिए और बात वहां खत्म। ठीक। जी सर, धन्यवाद सर। अब छात्रों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बिंदेश दुबे सर हमारे बीए प्रोग्राम के पास आउट स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक प्रश्न रखा है कि इंटरव्यू में बैठते टाइम फेस का रिएक्शन किस लैंग्वेज में बोलना चाहिए। बिंदेश, आप अपनी बात खुद रख सकते हैं, अपने को अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न खुद पूछ लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार बिंदेश। सर नमस्कार सर, ऐसा अवसर मिला सर, मैं चाहता हूं सर कि इंटरव्यू के टाइम सर जैसे कि हम बैठे होते हैं तो उस समय सर कुछ ऐसा हेजिटेशन सा होता है हमें बात करते समय कि, और बार बार हाथों को लोग एक दूसरे के हाथ पे रख करके उसको मसलते रखते हैं वगैरह, और चेहरे पे जो एक शिकंज वगैरह उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब कि इसके अर्थ जो होता है कि हमें नॉलेज होती है बट वो हेजिटेशन दूर नहीं होता, ऐसा क्यों सर? मतलब सर उसमें क्या ऐसा कुछ दूर करने का कुछ ऐसा उपाय है या फिर कुछ, क्या अपना बताएंगे सर कुछ? आप ये कह रहे हैं इंटरव्यू देते समय, बैठते समय जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? यही प्रश्न है ना आपका? देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसकी दो स्टेज होती है। एक तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड के बाहर बैठे होते हैं, जी सर। जब आप अंदर बैठे होते हैं। तो जब आप बाहर बैठे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक समय होता है, ये मैं आपको बता दूं। खतरनाक समय इसलिए होता है कि आपसे पहले जो लोग गए थे अंदर वो बाहर आके क्या बोलते हैं, आपके बाद जो जाने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, कृपया उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। बार बहुत लोग दूसरे को डिस्करेज करते हैं, डाउन करने की कोशिश करते हैं जान के। एक वैकेंसी है, 100 आदमी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो इसलिए जब आप बाहर बैठे हों तो शांत रहिए, अपना व्हाट्सएप करिए, जो करना है करिए, अपना मस्ती में रहिए, अपने देखते रहिए हो क्या रहा है, सुनते रहिए हो क्या रहा है, लेकिन किसी से उलझने की जरूरत नहीं। अंदर जब जाते हैं, जो आपका प्रश्न है, अंदर प्लीज समझ लीजिए कि कुर्सी पे बैठने का तरीका क्या है, प्लीज ये समझ लीजिए आप। कुर्सी जो रखी होती है इंटरव्यू के अंदर ज्यादातर आर्म चेयर वाली होती है, उसमें हत्थे होते हैं दोनों तरफ, ठीक है? आपके दोनों हाथ पूरी तौर पे दोनों आर्म रेस्ट के ऊपर होने चाहिए। दोनों हाथ पूरी आर्म रेस्ट को टच करते हुए होने चाहिए, और लास्ट में अगर आप चाहें तो आर्म रेस्ट को पकड़ लें या हाथ को, हथेली को खुला छोड़ दें। तो ये जो बहुत लोगों के इंटरव्यू खराब होते हैं, वो पेन या पेंसिल जो सामने रखी होती है उसके साथ खेलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, अपना इंटरव्यू खराब करते हैं, इंटरव्यूअर का भी मूड खराब करते हैं। तो आपके हाथ कहाँ होंगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? एक बात क्लियर हो गई? यस सर। दूसरी बात, आपकी जो है, आपकी जो टेंशन है उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें। रिलैक्स रखने का तरीका ये है कि या तो मान के चलो कि इस इंटरव्यू में तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, और या मान के चलो कि इस इंटरव्यू में सिलेक्शन होना ही है। तभी ये दो कंडीशन आप मान के चलोगे तभी आप रिलैक्स होगे। आप बीच में रहोगे तो हमेशा झूलते रहोगे। तीसरी बात ये है, जब ये चीज प्रैक्टिस से आती है, आपको पहले दूसरे इंटरव्यू में हो सकता है टेंशन हो, धीरे धीरे ये टेंशन होना आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अभ्यास की भी आवश्यकता है। मैंने आपको 3 बातें बताई। पहले तो बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, आपकी मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक होनी चाहिए कि भैया मैं तो सेलेक्ट होना ही है, टेंशन किस बात का, या मेरे को सेलेक्ट होना ही नहीं, तो नौकरी मेरे को ज्वाइन ही नहीं करनी, अब आ गया हूं तो इंटरव्यू दे देता हूँ। वो दूसरा एटीट्यूड लेके चलोगे वो भी गलत नहीं। तीसरी चीज है जो अभ्यास से आपको आएगी, तब आपका टेंशन नहीं होगा ऐसी स्थिति। जी, एक प्रश्न सर, पहले हैंड रेज है सर, सरस्वती दुबे का। जी सरस्वती, आप अपना प्रश्न खुद पूछिए। सर गुड इवनिंग। सर इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पूर्व बेसिक तैयारी कैसी होनी चाहिए और क्या क्या पढ़ करके जरूर जाना चाहिए? बहुत बढ़िया। आप मेरे को बता दीजिए कहाँ इंटरव्यू देना, फिर मैं उसके बाद आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आप यूपीएससी में जा रहे हैं या सरकारी नौकरी में, मतलब आप
कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने, एमबीए के एडमिशन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम पीएससी के इंटरव्यू अटेंड करें या सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू अटेंड करें। हाँ नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, तो इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। यूपीएससी की कहानी बिल्कुल अलग है और नॉन यूपीएससी की कहानी बिल्कुल अलग है। उसके कई कारण हैं, वो हम लोग उस पर आएंगे तो बात करेंगे। देखिए, पीएसयू में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो पीएसयू मतलब वो व्यावसायिक संस्था है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी जो प्रश्न आपके बनते हैं वो 2-3 चीजों पे बनते हैं। वो प्रश्न बनते हैं या तो आपके सीवी के ऊपर, तो सीवी में आपके नाम से भी, आपका नाम मैंने देखा इसमें, यहाँ देख रहा हूँ कंप्यूटर पे लिखा हुआ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा होता सबसे पहले आप मेरे साथ 2-4 प्रश्न तो आपके नाम पर ही चले जाते। मैं पूछता ये दुबे और द्विवेदी एक ही होते हैं क्या, आपका जो पहला नाम है उस पर प्रश्न पूछ लेता। तो आपके जो सीवी है उसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दूसरा बनता है कि जिस संस्था में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप बीएचईएल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप बीएचईएल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बीएचईएल की वेबसाइट पे लोग जाके दुनिया भर का कचरा पढ़ते हैं। पढ़ना क्या चाहिए? बीएचईएल की एनुअल रिपोर्ट। अगर आपने बीएचईएल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली तो इसका मतलब बीएचईएल एनुअल रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट है और वेबसाइट पे होता है। और बीएचईएल की अगर आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली तो आप समझ लीजिए बीएचईएल की आपने कुंडली पढ़ ली। तीसरी बात यह है, बीएचईएल जो है आपके एनर्जी सेक्टर में, तो आपको एनर्जी सेक्टर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए मोटे तौर पे, ठीक है ना। बीएचईएल की कितनी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं वगैरह वगैरह, कब स्थापित हुई थी, ये सब चीजें बीएचईएल से संबंधित आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए आपको करंट अफेयर्स। अभी पता चला इस बजट में एनर्जी से रिलेटेड, अभी जैसे सोलर एनर्जी है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। आप बीएचईएल का इंटरव्यू दे रहे हो और अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो करंट अफेयर्स हो गए। तो एक सीवी हो गया, एक कंपनी संबंधित हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया। ये हो गए तीन दिशाएं। और चौथा ये, आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हो भैया उसमें आपकी ड्यूटी क्या है, क्या करना है। तो ये 4 दिशाओं से अगर आपने तैयारी करके चले तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों नहीं हो, अच्छा हो। एमएस का प्रश्न जो है, मुझे आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। सेकेंड ईयर ऑनर्स से हमारे विद्यार्थी हैं भृगु कुमार। भृगु, आप अपने को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल टाइम मैनेजमेंट से है सर। सर हम प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचें और 80/20 प्रिंसिपल को लाइफ में कैसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके? देखिए, मतलब 99% आपकी बात का जवाब तो ये है कि इसको आपको खुद ही को करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला आके करेगा नहीं। 1% जो जवाब मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिए। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, कहीं पर भी कुछ भी करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, कहीं पर भी हो, जिंदगी में तरक्की करने का सबसे सरल, सीधा और उत्तम उपाय ये है कि आप अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहें। अगर आपने अच्छे व्यक्तियों का साथ पकड़ा तो ये जो आपकी ये वाली हरकतें हैं, प्रोक्रास्टिनेशन और आलस्य वाली और ये टालने वाली, ये सब अपने आप छूट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो 99% मैंने कहा कि आपको इसको खुद को ही हैंडल करना है, कोई बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। और 1% में अगर ठीक साथ पकड़ लोगे, जिसका भी आपके सर्किल में जो भी फ्रेंड होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको। अब वरालिका निगम सर हमारी एक स्टूडेंट है। वरालिका, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। गुड इवनिंग सर। सर एमबीए में स्पेशली ये चीज़ देखी गई है कि 10th और 12th का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर कोई ऐसा है जिसका 10th और 12th का परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है बट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड सीवी इज ऑल्सो फाइन, बहुत अच्छा नहीं बट एवरेज सीवी पर। आपका प्रश्न क्या है, मेरे को ये बताइए। आप ये तो बता दिया कि आपको अगर एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस टाइप के आईआईएम्स से कॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वो एग्जैक्टली 10th और 12th को किस हिसाब से वेटेज देते हैं? जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आईआईएम्स हैं, मैं इनसे करीब 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ
एक तो हर IIM में जो चेयरमैन एडमिशन कमेटी होता है उसको ये पूरी छूट होती है कि उस साल का क्राइटेरिया क्या होगा, तो वो डिसाइड करते हैं। जो PG एडमिशन के चेयरमैन होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के, वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक बार बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हुआ। मेरे पास एक आदमी लाया गया, उसका 93 परसेंटाइल था, IIM अहमदाबाद से। मेरा एक स्टाफ मेंबर था, बोला ये मेरा भतीजा है, इसकी कॉल आई है IIM अहमदाबाद से, इसको गाइड कर दीजिए। मैंने कहा तुम्हें और कहाँ से कॉल आई? उसने बोला सिर्फ IIM अहमदाबाद से। मैंने कहा तुम्हारा क्या परसेंटाइल था? उसने कहा 93। ये बात 7-8 साल पुरानी। तो मैंने कहा और कहीं से कॉल नहीं आई? बोला नहीं। तो मैंने जब उसकी मार्कशीट देखी तो मैंने देखा कि उसका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था। फर्स्ट क्लास मतलब 60 to 70% के बीच में, ज्यादा नहीं था। तो उस आदमी को कॉल आ गई क्योंकि उसका कंसिस्टेंटली अच्छा रिकॉर्ड था। तो उस साल शायद IIM अहमदाबाद ने ये क्राइटेरियन रखा, जबकि IIM कैलकाटा और IIM बैंगलोर में 98-99 परसेंटाइल के नीचे किसी को कॉल ही नहीं गई। तो एक तो ये कॉल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थाओं में जाती हैं। रिटन टेस्ट जरूर कॉमन है, लेकिन इंटरव्यू क्राइटेरिया अलग अलग है, नंबर 1। नंबर 2, IIM की जो ब्रांड है, अगर आप ABC को छोड़ दें, मैं लखनऊ को भी नहीं काउंट करता, आप अहमदाबाद, बेंगलोर और कैलकाटा को छोड़ दें, तो ये बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड ब्रांड्स हैं। मैं शायद FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी या XLRI को प्रेफर करूंगा। उसका कारण बता दूं क्यों। मैं IIM रोहतक कभी नहीं जाऊंगा, मैं IIM इंदौर भी नहीं जाऊंगा, मैं IIM कोझिकोड भी नहीं जाऊंगा, मैं IIM शिलोंग भी नहीं जाऊंगा। बाकी बेबी IIMs की तो बात छोड़ दीजिए। उसका कारण क्या है? स्टूडेंट्स अननेसेसरी ब्रांड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। IIM की जो छोटे IIMs हैं उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है और हालत काफी खस्ता है। प्लेसमेंट की भी बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों को नहीं मालूम ये बात। दूसरी बात यह है कि जो IIM अहमदाबाद के बॉटम 50% को जो जॉब मिलता है, वही जॉब FMS DU या XLRI के टॉप 10% को मिलता है। और ये बात इंडिया में नहीं, ये बात इंटरनेशनली सच है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बॉटम 20% को जॉब जो मिलता है वो डिलॉयट में मिलता है, और जो 25वां रैंक या 50वां रैंक MBA का बिजनेस स्कूल है अमेरिका में, उसके टॉप 10% को भी डिलॉयट में जॉब मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है। तो आपका जो 10th 12th वाला प्रश्न है, आपका प्रश्न अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन आप 10th 12th की वजह से खाली IIM में चिपके रहें, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मेरा तो ये उत्तर है। पता नहीं आपकी बात पूरी हुई कि नहीं। मैंने थैंक यू सर, मैं समझ गई। हाँ, तो IIM के पीछे भागना, मतलब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे बहुत जानने वाले सर्कल्स में अक्सर लोग जो है IIM रोहतक के लिए पागल हुए पड़े। IIM रोहतक का इतना बुरा हाल रहा है कि उसके टीचर्स के इंटरव्यू फैकल्टी सिलेक्शन के मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में लिए हुए, काफी ऑर्डिनरी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में लिए हुए। इतना बुरा हाल है। IIM रोहतक की बात कर रहा हूँ। अब वो IIM सिरमौर, काशीपुर वगैरह तो बिल्कुल ही गड्ढे में गिरे हुए, बिल्कुल ही थर्ड रेट। IIM संबलपुर, IIM सिरमौर, IIM काशीपुर, लोगों को नहीं मालूम तो जाते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। आदित्यनाथ तिवारी। यस मैम, नमस्कार सर। मेरा दो प्रश्न है सर। पहला प्रश्न यह है कि भाषाओं में नवाचार की क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से एक मतलब हिंदी भाषी होने के नाते हम भाषाओं में किस तरह का नवाचार कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है सर कि विदेशों में भाषाओं को लेकर किस तरह की मतलब हिंदी भाषा को लेकर हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं विदेशों में सर। मेरे को नवाचार का मतलब बता दीजिए, मैं जानता नहीं हूँ ठीक से। इनोवेशन सर। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम कोटि का प्रश्न पूछा आपने। उसमें दो हिस्से हैं, एक तो नवाचार वाला अलग हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो आपने पूछा वो है विदेश में भाषा का, हिंदी भाषा या हमारी कोई भी भारतीय भाषा का क्या उसका स्कोप है। यही दो प्रश्न है। जी ठीक। पहला वाला जो आपने इनोवेशन का पूछा, मैं मतलब अगर मैं आपकी उम्र का होता तो शायद मैं भाषा के क्षेत्र में इनोवेशन पे ही काम करता।
अब इनोवेशन में आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उद्यमिता की ओर अग्रसर हैं कि नहीं। अगर आप उद्यमिता की ओर अग्रसर हैं तो जो विचार, जो प्रोडक्ट, जो आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको कॉमर्शियल उसका एप्लीकेशन सोचेंगे कि कैसे किया जा सकता है। अभी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक वेब पोर्टल बनाने की बात हो रही है, उसमें ये सारी चीजें वो डालना चाहते हैं। अब वो इंटरेक्टिव लर्निंग में बहुत अच्छी तरीके से जो आपकी वो बनी होंगी, क्या बोलते हैं उसको, जो ग्राफिक्स वाली और एनिमेशन वाली चीजें बनी होंगी, जिससे भाषा को या लोकाचार को या संस्कृति को अच्छी तरह से दिखाया जा सके, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है आने वाले दिनों। तो एक तो यह है कि आप उद्यमिता की ओर बढ़े, दूसरा ये है आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लें और वहां पर ये काम करें, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है, अगर आप पॉलिसी मेकर बन जाएं जिसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंबा खेल है, तो आप उस तरह से, अगर आप मान लीजिए सीनियर IAS ऑफिसर हैं तो आप उसमें नवाचार ला सकते हैं भाषा में, पर वो बहुत दूर की बात है। तो ये नवाचार लाने के लिए बहुत अच्छा विचार आपका, बहुत अच्छा, और मुझको तो व्यक्तिगत रूप से बहुत इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नजर आता है। और इस दिशा में आप अगर आप मतलब इसमें इच्छुक है तो आपको इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। अब आती है बात बाहर जाने की। बाहर जाने में बहुत सारी चीजें हैं। बाहर आप किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको सवाल का जवाब देना होगा, अब बाहर जा क्यों है? आपको बाहर सेटल होना है कि बाहर सेटल नहीं होना? अगर आपको बाहर सेटल होना तो किस कंट्री में सेटल होना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपकी तनख्वाह इतनी कम है और आपका इंडिया आने जाने का खर्चा इतना ज्यादा है, तो आप तो वहां जाके पहले दिन से रिटायर्ड आदमी की लाइफ लीड करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जाना है कि नहीं, न्यूजीलैंड जाना है कि नहीं? कनाडा में इमिग्रेशन आसानी से मिलता है, आपको कनाडा जाना है कि नहीं जाना? अमेरिका में बहुत पोटेंशियल है, अमेरिका जाना है कि नहीं जाना? और अगर जाना है तो वहीं पे सेटल होना है या वापस आना है? अब आप ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें, जहां पर आपको सेटल होना है जिस भी कंट्री में, चाहे अमेरिका में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर टर्मिनल डिग्री मतलब लास्ट डिग्री आपकी, चाहे वो MS हो, चाहे वो PhD हो, वो उस कंट्री की होनी चाहिए, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये तो बात हो गई आपको आगे पढ़ने के लिए सेटल होने से संबंधित। आपका प्रश्न भाषा से रिलेटेड है, तो ये मैं बता दूं, यूरोप में जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है, और उसका कारण ये है कि वहां तो हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग गए हैं, वो वहां की लैंग्वेज, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इटालियन हो, उसी को सीखने में इतने ज्यादा वो परेशानी में पड़े हुए हैं, और वहां पर आपकी हिंदी या प्रांतीय भाषाओं का, अन्य भारतीय भाषाओं का मुझको कोई स्कोप नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप कनाडा या अमेरिका जैसे देश में जाएं तो वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे हिंदी विभाग है, जहाँ पर आप पढ़ें, और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मुझको भाषा में सबसे अच्छा स्कोप नजर आता है। लेकिन अगर आप अनुवादक बनना चाहते हैं या साहित्यकार बनना चाहते हैं तो बाहर जाने में मुझको बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर नहीं आता। हाँ, अजय जी अजय अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा प्रश्न ये था सर कि मैं मतलब अभी मैं जैसे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ सर, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी UPSC की तैयारी कैसे कर सकते हैं सर, और क्या ये सर पॉसिबल है? ये मैं आपको प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा दूंगा। पहली चीज तो ये है कि UPSC का जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत वर्षों का है, वो ये है कि मैंने ज्यादातर लोग जो सेलेक्ट हुए देखे हैं वो तीसरी अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं ज्यादातर। पहली में सबसे कम होते हैं, दूसरी में भी कम होते हैं, तीसरी में सबसे ज्यादा होते हैं, चौथी में उससे कम होते हैं, आजकल 5वीं में भी होने लग गए लोग सेलेक्ट। तो पहली बात तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप सोचें आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई के साथ उसको कर लेंगे तो मुझको नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी सोच है। आपको तैयारी भले ही शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन आपको अपीयर नहीं होना चाहिए। तो मुझको ऐसा लगता है कि जब आप UPSC के लिए एग्जाम के लिए बैठते हैं तो अगर आप पूरे जोर शोर से फुल टाइम इसमें अगर डिवोट नहीं करते तो ये आसान नहीं, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं
और आप नहीं करोगे तो अगर आप एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग सेलेक्ट नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन करते हुए सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर 1000 में एक आदमी सेलेक्ट हो जाए या 10,000 में एक आदमी सेलेक्ट हो जाए तो उसकी संभावना काफी कम। आपकी बात का जवाब दिया कि नहीं मैंने? यस सर। सर और एक सवाल ये भी था सर कि सर ये लंबी जर्नी होती है, तो सर इसमें हमारे जीवन में चढ़ाव उतार तो लगा ही रहता है, तो मतलब सर उसके बावजूद भी हम अपने लक्ष्य पे कैसे डटे रहे सर? देखिए, आप दो अलग अलग बातें पूछ रहे हैं। एक तो जर्नी तो लंबी है ही, इसमें कोई शक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, और सम्मान इसलिए कि वो इतना अच्छा और इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो उनकी पूरी जिंदगी में काम में आता है। तो अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं भी हुए, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी बन जाती है कि आप जहां भी जाएंगे, जो भी नौकरी करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आप बहुत अच्छे निकलेंगे। क्योंकि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं की होती ना, तो आपको बजट के बारे में पता होता, ना आपको विदेश नीति के बारे में पता होता, ना आपको मुद्रास्फीति के बारे में पता होता, आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में भी बहुत उत्तम विचार है। सेलेक्ट होना तो खैर बहुत अच्छी बात है ही। वो बात अलग है कि नौकरी अब कितनी अच्छी रही या नहीं रही, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि जर्नी लाइफ की लॉन्ग है और कठिनाइयां आएंगी। तो मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखता है और आगे बढ़ता है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा अच्छा करेगा। चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप जहां भी जाएंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी अगर सोच अच्छी और आप लगातार सीखते हैं। क्योंकि देखिए, लर्निंग से आती है हैप्पीनेस और हैप्पीनेस से होती है लर्निंग। ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो आप खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। और जैसा मैंने किसी और के प्रश्न पे कहा था, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच अच्छी रहेगी। तो अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यूपीएससी में कौन सा पहाड़ टूट के गिर पड़ा, बहुत लोगों का नहीं होता। तो सोच इसमें जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। लक्ष्मी कुमार जी, आप प्रश्न पूछिए। जी, गुड इवनिंग सर। मेरा प्रश्न ये है, पहले डिसाइड कर लो क्या है। गुड इवनिंग सर। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास का स्तर लगातार घटते जा रहा होता है, तो हम किस तरह अपने आत्मविश्वास को कायम रख सकें? मेरा जवाब फिर वही है, और मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मेरे पास एक स्टूडेंट था आईआईटी रुड़की में, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा था। उसने 3rd ईयर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। तो मतलब आप सोचो, 3 साल तो उसने कैंपस में तैयारी की, और इस बार उसका 5th अटेम्प्ट दे रहा है, वो 5वीं अटेम्प्ट है उसकी। ठीक है, और मुझे उससे सीखने को मिल रहा है कि मोटिवेशनल लेवल कैसे आदमी ऊंचा रखता है। तो जब उसकी 3 अटेम्प्ट खत्म हो गई, तब वो मेरे से मिलने आया, बोला सर मैं कोई और नौकरी कर लूं कि नहीं करूं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि तुम्हारा तैयारी का स्तर क्या है। तो मैंने देखा उसका तैयारी का स्तर काफी अच्छा था, और उसको हर बार ये पता था कि उसने कहाँ गलती कर दी। तो वो काफी अच्छा सेल्फ एनालिसिस करता था वो लड़का। तो अभी वो 5वीं अटेम्प्ट दे रहा है, और 2 साल से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में वो नौकरी कर रहा है। और उसने नौकरी ऐसी चुनी कि जहां पर उसको कोई प्रेशर नहीं है, तो वो फिक्स टाइम पे जाता है और आ जाता है। और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि वहां पर भी, नौकरी में भी उसको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल गया ऑलरेडी। और अभी वो इस बार मेंस का एग्जाम लिखेगा, और इस बार मुझे विश्वास है कि वो क्लियर कर लेगा। तो ये सब उसके साथ के लोग, मुझे मालूम है उसी के क्लास फेलो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, वो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रखा। तो मैं ये फिर से कहूंगा कि ये बहुत कुछ इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करेगा। आपको अपना मोर्चा खुद संभालना है, कोई आपका मोर्चा नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहोगे तो आप ये कर पाओगे। अच्छे लोगों के साथ नहीं रहोगे तो डिस्करेज करने के तो सब रिश्तेदार भी डिस्करेज करते हैं, सब यार दोस्त भी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया,
IAS में क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाता है। आपको डिस्करेज तो 90% लोग करेंगे, एनकरेज तो बहुत कम करेंगे। तो आपको सही लोगों के साथ रहना, ये आपको ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद। आशुतोष अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम सर। नमस्कार सर, मैं हिंदी का छात्र हूँ। स्नातक मैंने हिंदी से किया और अब मैं परास्नातक भी हिंदी से ही कर रहा हूँ। तो सर, हिंदी के जो छात्र होते हैं उनका एक विकल्प के रूप में अनुवाद के क्षेत्र में जाने के लिए ज्यादा सोचते हैं। तो सर, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि जो अनुवाद के जो क्षेत्र हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, जैसे SSC जूनियर ट्रांसलेटर हो गया और सीनियर ट्रांसलेटर हो गया या राजभाषा अधिकारी हो गए, ये जो सरकारी क्षेत्र हैं, इसमें ये एक प्रावधान इन्होंने कर रखा है कि आप भाषा से हों और बशर्त उसमें आप एक सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी का पढ़ा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्यवश मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाया, जानकारी के अभाव में मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं एक सब्जेक्ट अंग्रेजी का नहीं पढ़ूंगा तो फिर आगे मेरा एक ही अवसर चूक सकता है। तो सर, काफी मेरे साथी भी हैं जिनको उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि CBCS लागू हो गया था। हमको चुनने का ऑप्शंस थे हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हमने दूसरे ऑप्शंस चुने। तो अब दिक्कत यह है सर कि अब मैं अनुवादक के लिए अगर जाता हूँ तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी मैं उनका जो क्राइटेरिया है उसमें एलिजिबल नहीं करता हूँ। यानी कि सर, मैं प्राइवेट में तो जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल होता है, वो हमारा एग्जाम लेते हैं, सफल हो गए तो ठीक है, और डिप्लोमा भी अगर वो मांगते हैं। तो सर, अब इसका सॉल्यूशन अगर आप बता सकें तो। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको क्या सरकारी नौकरी करना ही जरूरी है। उसका मैं थोड़ा सा कारण ये बता दूं कि सरकारी नौकरियों में पेंशन खत्म हो चुकी है। सरकारी नौकरियां अब उतनी अच्छी नहीं रही जो पहले की स्थिति थी, उस तरह से नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर अनुवादक ही बनना है और सरकारी में ही बनना है तो आपके पास अगर कुछ समय है तो आप डेफिनेटली प्राइवेट में आप इंग्लिश में आप डिग्री लीजिए। आजकल बहुत, जिसको ODL बोलते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में बहुत जगह, बहुत संस्थाओं से आराम से डिग्री मिलती है। IGNOU से मिलती है, बहुत संस्थाओं से मिलती है। तो आप प्राइवेट में जॉब कर लीजिए, आपका जॉब एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपकी इंग्लिश की डिग्री भी हो जाएगी, और तब फिर आप सरकारी में अप्लाई कर दीजिए अगर एज आपके साथ है। एज अगर आपके साथ नहीं है तो आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है, जब है ही नहीं आपके पास, ना डिग्री है ना एज है, तो फिर आप कहाँ से कर लेंगे। लेकिन मैं एक आपको जनरल बात बता दूं, अनुवादक का स्कोप आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और एक और मुझे जो लगता है कि इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और एक आध फॉरेन लैंग्वेज आप कोई और भी कर लें तो मेरे ख्याल से अनुवादक वाले उसमें रहना है, अगर उसी ट्रैक पे चलना है लाइफ में, तो 1-2 लैंग्वेज और भी आपको पिकअप करनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस आने वाले समय में बहुत यूजफुल होगा। नीतीश, आप अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग आपकी आवाज साफ नहीं है। आप टाइप कर दें चैट पे, हम पढ़ देंगे, ठीक है? आप टाइप कर दें। सर, तब तक जो है कुछ बच्चों ने हमारे सेकेंड ईयर ऑनर्स से हमें कुछ प्रश्न भेजे थे। उनमें से एक सर प्रश्न मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे सर शाम के समय नेटवर्क इशू हो गया जिसकी वजह से वो दोबारा नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई बात। सर, उन्होंने एक प्रश्न भेजा था कि हमारे पास स्टार्टअप के लिए कोई पैसा नहीं है, ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं हैं या फिर कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम बिना पैसे के सरकारी योजनाओं के द्वारा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बतवा दूं, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में और स्टार्टअप में जो अंतर होता है। बिजनेस होता है आपका खानदानी आपका जो
चल रहा है काम, होलसेल का है, रिटेल का है, खुदरा व्यापार है, थोक व्यापार है, जो कुछ भी है फैमिली में चला आ रहा है, आप जाके दुकान में बैठ गए या फैक्ट्री में बैठ गए और चल रहा है, तो वो बिजनेस कहलाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्राइस with a motive of profit is business. Exchange of goods and services for a price with a profit motive is business. ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, एंटरप्राइज जो होता है, जैसे भारत सरकार में पहले रेलवे का जो डिपार्टमेंट था वो एंटरप्राइज था। क्यों एंटरप्राइज था? उनका अपना बजट था, उनका अपना प्रॉफिट लॉस था। तो एंटरप्राइज वो कहलाता है जिसका इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग हो, जिसका इंडिपेंडेंट सिस्टम हो, उसको एंटरप्राइज कहते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं होता ये सब। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता। तो एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर जो होता है, मैं टेक्स्ट बुक की तो डेफिनेशन नहीं बता रहा, लेकिन पंजाब केसरी में मैंने 20-25 साल पहले एक बार पढ़ा कि उद्यमिता क्या होती है। अगर आपके अंदर लालच जनित उत्साह नहीं है, बहुत बढ़िया बात कही है, लालच जनित उत्साह नहीं है तो आप उद्यमी नहीं हो सकते। तो उद्यमी वो होता है जिसका प्रॉफिट मोटिव है, जिसको पैसा कमाना है। लेकिन उद्यमी के केस में रिस्क एंड रिवार्ड होता है। अगर रिस्क और रिवार्ड नहीं है तो वो उद्यमी नहीं। अब मेरे को 300 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगानी है और मैं जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूं। अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं। तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं। लेकिन अगर मैं अपने फादर के बिजनेस में जाके बैठ गया तो मैं बिजनेसमैन। तो ये तो अंतर हुआ आपका बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में। अब आते हैं हम स्टार्टअप में। स्टार्टअप बिल्कुल अलग संसार है, क्योंकि जो जैसे ये लघु सूक्ष्म इकाइयां हैं, मध्यम स्तर के उद्यमी होते हैं, एमएसएमई जिसको बोलते हैं हम लोग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये लोग नॉर्मली काम करते हैं बैंक से लोन लेके। तो ये अपना पैसा लगाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं और एक लेवल तक जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप लोन से बिल्कुल नहीं चलता। स्टार्टअप में लोन का खाना खाली है। तो स्टार्टअप की जो फंडिंग आती है वो केवल इक्विटी के रूप में आती है, वो उसमें हिस्सेदारी करता है शेयर में, स्टार्टअप में। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको पैसे देने के लिए एंजल इन्वेस्टर भी आ जाएगा, हो सकता है सीड फंडिंग भी हो जाए, हो सकता है बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ जाए। इसके बहुत सारे लेवल हैं, अलग अलग लोग आपको पैसा देने के लिए आ जाएंगे अगर आपका आइडिया अच्छा है, प्रोडक्ट आपका अच्छा है, प्रोजेक्ट आपका वर्केबल है, और सबसे बड़ी बात जो है, स्टार्टअप वो होता है जो स्केलेबल हो। स्केलेबल क्या है? मैं आज प्रोडक्ट बना रहा हूं महीने में 100 यूनिट, ठीक है। अब अगर मेरे को अगले लेवल पे कोई फाइनेंस करने आता है, वो बोलता है यार तुम 100 की नहीं 10,000 यूनिट बनाओ, तो वो मेरे को पैसा देता है, मैं अपनी फैक्ट्री बड़ी कर लेता हूँ और मैं 100 की जगह 10,000 यूनिट बनाता हूँ। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट का काम होता है। अब 10,000 यूनिट की जगह मेरे को कोई और आ जाता है, बोलता है यार 10,000 यूनिट क्या, पूरी दुनिया में तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड है, 10 करोड़ यूनिट बनाओ। अगर मेरे को 10 करोड़ यूनिट बनानी है तो मेरे को कई करोड़ रुपए पैसे चाहिए। तो वो जो फंडिंग करता है उसको प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं, पीई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ कहीं भी लोन नहीं लिया, तो मेरे को फंडिंग करने वाले लोग आ गए। तो अब मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि जो स्टार्टअप होता है उसको हमेशा पैसे देने वाले लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि उसका आइडिया अच्छा है। न केवल अच्छा है, वो स्केलेबल है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। जब वो कई गुना बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा, तो हमने जो इक्विटी में पैसा लगाया, हमारे शेयर की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हम पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप में फंडिंग का कोई इशू नहीं। अब आपकी बात आती है कि शुरू में गवर्नमेंट स्कीम से पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है काफी हमेशा आपको पता ही खतरनाक होती है। उसकी तो अर्हताएं पूरी करने में ही आदमी का कल्याण हो जाता है। तो जो अच्छे लोग मैं जानता हूं वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन, कहीं IIT में हो रहा है, कहीं IIM में हो रहा है, वहां से इनाम जीत के आते हैं। कहीं से 1 लाख जीता है, कहीं से 2 लाख जीता है, कहीं से 5 लाख जीता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो वो अपनी फंडिंग उससे करते हैं, शुरुआती फंडिंग, और उसके बाद वो सीड फंडिंग, एंजल फंडिंग, वेंचर फंडिंग वगैरह में जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम से पैसे लेते हुए जो लोग आपको अगर नजर आएंगे, 2015 में हमारा स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल बना था, और उसमें अगर आप देखें कितने लोगों की फंडिंग हुई है, वो इतना कम नंबर है, इतना कम नंबर है। किसी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है, जैसे केरल का बहुत अच्छा। केरल का जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है स्टार्टअप का, उसमें काफी अच्छी फंडिंग हुई है, काफी हुई। तो
आपको ये भी देखना है आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं, पैसे मिलने के लिए आपको कंडीशंस पूरी कर पाओगे कि नहीं। फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी बनाने के लिए खर्चा करने के लिए आपकी जेब में पैसे बना पाओगे कि नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए सरकारी नीतियों से संबंधित फंडिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उतनी आसान नहीं है, लेकिन मार्केट से आराम से पैसे मिलते हैं अगर आपका आइडिया अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। जी सर। सर हमारे बीकॉम के कुछ विद्यार्थी भी जुड़े थे और वो अब लेफ्ट हो गए हैं क्योंकि वो बच्चे गांव में हैं। तो उनका एक आग्रह है कि उनका एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों ने अपने रोजगार को खो दिया है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आगे क्या संभावना है इससे जुड़कर? अब देखिए, इसका कोई मेरे पास सीधा सरल उत्तर तो है नहीं, क्योंकि ये तो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहता है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनका एक डेटाबेस क्रिएट करके इनके स्किल सेट्स को रजिस्टर करके वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मूला है, तो जहां जिसके साथ ऐसी सेटिंग फिक्स होगी तो वो उसको अप्रोच कर लेंगे। तो कहीं तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी है और कहीं इंडिविजुअल को देखना होगा, कहीं पर ऐसे भी केसेस हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहां के जो व्यापारी और उद्यमी हैं वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनको रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे स्किल्ड वर्कर सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि वो बॉम्बे से आ गए या बेंगलोर से आ गए, वापस लौट आए। तो इसका कोई सेट आंसर तो नहीं है हाँ, लेकिन निर्भर करेगा कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किसकी बात कर रहे हैं, जी सर। सेट क्या है। जी सर हमारे विद्यार्थी हैं नीतीश शुक्ला, बीए प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष से। इन्होंने पूछा है कि सर ये विवादास्पद बना हुआ है कि यूपीएससी में पेपर लिखने का माध्यम हिंदी होने पर सिलेक्शन कम होते हैं। सर यह कितना सच है? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं खैर मैं पेपर बनाने और पेपर चेक करने के लिए तो मना कर चुका हूँ, लेकिन इंटरव्यू में बहुत साल बैठा हूँ, तो मैंने हिंदी माध्यम के छात्रों का साक्षात्कार किया है और उस प्रोसेस में मेरे को कभी लगा नहीं कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, ये गलतफहमी है। बल्कि मैं दूसरा एक्सट्रीम आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो पाली लेके आ जाते थे, पाली भाषा, वो उसमें काफी दिक्कतें हुई क्योंकि पाली भाषा के एक्सपर्ट इतने कम है देश में, तो वो कहते हैं लोग सेटिंग हो जाती थी वगैरह वगैरह। तो वो पाली के केस में तो आप कुछ इस तरह का कमेंट सुन लें तो माना जाता है, लेकिन हिंदी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा गलत हो रहा, मेरा ऐसा मानना नहीं। अब अगर उनका रैंक या स्तर गिरता चला जा रहा है तो इसमें उनकी तैयारियों में कमी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप यूपीएससी को दोष दे सकते। माफी चाहती हूँ सर, मेरे यहाँ जरा नेट कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही थी, तो जिससे 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया। सर अंशुमान तिवारी बीए प्रोग्राम के हमारे विद्यार्थी हैं। इनका एक प्रश्न है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का रैंक स्तर प्रतिवर्ष क्यों गिरता जा रहा है? हिंदी के विद्यार्थी क्या गलती कर रहे हैं? मैंने चैट में पढ़ लिया और उसी का उत्तर दे रहा था मैं, मैडम। अच्छा सर, जी। हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है ये गलती विद्यार्थी की है, ना कि यूपीएससी की है। इसको तैयारी अगर कोई ठीक से नहीं कर रहा और उसकी वजह से उसका स्तर गिर रहा है तो उसका दोषारोपण यूपीएससी के ऊपर नहीं करना चाहिए। मैं बीच में एक बार बोलना चाह रही हूँ, ये मेरे ख्याल में कुछ प्रश्न जो हैं वो दोबारा पूछे जा रहे हैं, तो इनको समेटते हुए ऋतु हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो एक दूसरे विषय पर बात करना चाह रहे थे प्रोफेसर डांगिया, हम उनसे उस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। जी मैम, क्योंकि सभी क्षेत्रों से प्रश्न आ चुके हैं अब लगभग। जी मैम एक विजय राहुल जो है वो हैंड रेस कर रहे हैं। विजय राहुल, पूछ लीजिए।
विजय राहुल जा चुके हैं। ऋतु हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी मैम, वो नेट की समस्या कुछ आ रही है मेरे यहाँ। तो सर आप जिस एक और पॉइंट पर आप बात करना चाहते थे, हम उस विषय पर आ जाते हैं सर। प्रश्नों की श्रृंखला को सर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज। सर हैं? जी जी जी। हाँ सर हैं। डॉक्टर साहब आप अपने अगले सर विषय की पर आ आवाज नहीं आ सकते रही। हैं। मैं बोल नहीं रहा, मेरी आवाज तो आएगी नहीं, मेरे से कुछ पूछा नहीं। आप अगले विषय पर आ सकते हैं सर, आप नहीं, मेरे मैं प्रश्न लेना चाहूंगा किसी भी प्रकार की, क्योंकि मैंने दो बातें बताई थी, रोजगार की संभावनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण और नॉलेज इकोनॉमी के कारण किस तरह से होगी, और जो चार विषय हम लोग जिस पे बात करना चाह रहे थे, वो एक तो उच्च शिक्षा भारतवर्ष में या विदेश में, दूसरी बात थी उद्यमिता की, उस पे स्टार्टअप पे 2-3 क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने जवाब दे दिए, और मेनली सीवी और इंटरव्यू पे, सीवी पे अगर कोई और प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है, या इन चीजों में कोई पूछना चाहे तो मैं तैयार हूं। पूछे, जो विद्यार्थी पूछना चाहते हैं और प्रश्न जी जी जी। उमेश आप पूछिए अपना प्रश्न। गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था कि सिविल सेवा की जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और सर हमें कितने अवसर मिलते हैं परीक्षा में? उमेश जी, आपको जो अवसर हैं 6 आजकल मिलते हैं, कभी कभी आजकल डिस्कशन हो रहा है इन चीजों पे, ये चेंज भी हो सकता है। इस बार एक अवसर एक्स्ट्रा दिया गया है पिछले साल के कोविड के कारण, तो आप 5 या 6 मान के चलिए अभी कि इतने अवसर आपको मिलेंगे। और दूसरी बात है, जो आपने तैयारी की बात कही, मैं अलग अलग तरह के लोगों को जानता हूं जिनका सबका तैयारी करने का तरीका अलग है, लेकिन लगभग 95% लोग कोचिंग जरूर लेते हैं। कोचिंग में भी 2-3 तरीके हैं। एक तो वो लोग हैं जो लिमिटेड कोचिंग लेते हैं, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की जिनमें उनको आवश्यकता महसूस होती है, सब में नहीं लेते। दूसरे वो लोग हैं जो सब में कोचिंग लेते हैं। तीसरा ये है कि कुछ लोग शुरू में कोचिंग लेते हैं, उसके बाद अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। कुछ उसके बिल्कुल उल्टा है, कुछ 1-2 साल सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद कोचिंग लेने आते हैं। और ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। कुछ लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं, कुछ लोग करोल बाग में रहते हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं। ज्यादातर लोग ग्रुप्स में इसमें क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, मोरल हाई रखने के लिए ग्रुप में मिले रहते हैं, मतलब नोट्स एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ेगी, इसकी कोई सेट स्ट्रेटजी नहीं है। अभी पिछले साल के टॉपर का मैं देख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा मिला कि उन्होंने कोई कोचिंग अटेंड नहीं की, पर उन्होंने नोट्स हर चीज के खुद बनाए, उन्होंने नोट्स खरीदे ही नहीं मार्केट से। तो सबका अपना अपना तरीका है, तो जो जिसको सूट करता है मेरे ख्याल से वही करना चाहिए। सर ग्रेजुएशन के लास्ट वर्ष में सर हम परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं सर, परीक्षा दे सकते हैं? आपको देनी नहीं चाहिए, ये मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि आपको अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको तैयारी तो करनी चाहिए आपको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, लेकिन अपीयर नहीं होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वालों का नंबर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर है। तो आप अटेम्प्ट को वेस्ट करते हैं। जी विंदेश, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे कि मेरे पिताजी के द्वारा सर स्वचालित जो है एक विद्यालय है, छोटा सा माध्यम, तो मैं उसमें पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि आफ्टर कोविड-19 सर आपने देखा कि विद्यालयों की जो है घटती संख्या, और जो संख्या तो ये घटी, और शिक्षा को लेकर के भी कुछ स्तर जो है कम हुआ या फिर कुछ बढ़ा, इस स्तर बढ़ा ही है।
लेकिन जो है पढ़ाई में जो है विद्यालय के लोग की जो है रुचि तो बनी और दूरी बनी रही विद्यालय से लेकर के, और वो मुझ पे ही प्रभाव दिखा और मेरे परिवार पर वगैरह दिखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे कि विद्यालयों में जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो मैं रोजगार का जो एक तरह का जो सृजन जो है एक मेरे पिता के द्वारा जो क्या कहते हैं शुरू किया गया था, तो मैं इसको आगे चल के मैं चाहता हूँ कि इसको जो है बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आज जैसे कि 25 या 30 स्टाफ पढ़ते या पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिसमें 100 या फिर जो है 1000 हो। तो और क्यों मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर इतना मतलब प्रभाव रहता है, ऐसा विश्वास मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर जैसे कि मैं कहीं चेयर में बैठता हूँ तो वहां पर कुछ पेरेंट्स तो आते हैं तो देखते हैं कि कुछ नई उम्र का एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि 23 साल का है मात्र, और जो कि एक स्कूल चलाने के लिए बैठा हुआ है और चला रहा है। तो कुछ तो इस प्रकार से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जो मतलब मैक्सिमम अट्रैक्टिव होते हैं और जो है अपने बच्चे का जो है रुझान जो है ना वो पॉजिटिव में देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर ही जो है पीछे हो जाते हैं और वो नहीं चाहते कि एक जो है बहुत ही कम उम्र प्रश्न पूछिए अपना। सर प्रश्न मेरा यही है सर, अपना प्रश्न बताइए जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न यही है कि सर मैं इसको सर कैसे दूर करूं सर अपने हिसाब को, जैसे कि लोगों को लगे ना, क्योंकि सर नॉलेज, जैसे आपने नॉलेज के पीछे बात की, सर ज्ञान तो व्यक्ति के पास होता है लेकिन उम्र का तकाजा मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रश्न पूछिए, है ना सर, देंगे आप उसको एक्सप्लेन ना करें। जी सर, एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा मैं सर, माफी चाहूंगा सर उसके लिए अगर गलती हुई है तो। हाँ सर, मैं प्रश्न यही करना चाहूंगा कि आगे चल के सर इस क्षेत्र में सर रोजगार का सर सृजन जो है वो किस प्रकार से हो, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर और आफ्टर कोविड-19, जैसे आज एक कोरोना है कल को आने वाले में कुछ भी हो सकता है सर, तो इसलिए सर बस मैं आपको एक दो बड़ी मोटी सी बातें बता देता हूँ। जो एजुकेशन होती है वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, ज्ञान के ऊपर, ठीक है, शिक्षा ज्ञान पर आधारित है, जबकि ट्रेनिंग जो है वो स्किल्स पे आधारित है। तो आपको ये अपने आप में सोचना है कि आप स्किल्ड वर्कर्स वहां क्रिएट करना चाह रहे हो अपने विद्यालय में, या आप वो एजुकेशन देना चाह रहे हो जिससे वो हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे मूव करें। तो ये क्लैरिटी आपको खुद को अपने लेवल पर रखनी होगी और उसी प्रकार के आप कोर्सेज का समावेश कर सकते हो, क्योंकि किस क्लास के बच्चों को किस तरह की स्किल की ट्रेनिंग दी जा सकती है ये निर्भर करता है बहुत कुछ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सन 1998 में ओरेकल का एक छोटा सा प्रोग्राम ओरेकल 7 आया। जिन लोगों ने ओरेकल 7 कर लिया, करीब 4 से 6 हफ्ते में लोग सीख लेते थे, उनको अमेरिका में $75,000 की नौकरी मिल गई। 1998 की बात कर रहा हूँ। और यही ओरेकल अब जो है 6वीं क्लास का बच्चा क्लास में सीखता है। ये 1998 से लेके अब तक ही अंतर आ गया। तो ये जो ओरेकल 7 का जो कोर्स था ये स्किल सेट पे बेस्ड था, इसका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस स्किल की डिमांड है मार्केट में, जिन स्किल्स की डिमांड है उन स्किल्स की आप अगर उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनको जॉब्स मिलेंगे। तो आप क्या विद्यालय करना क्या चाहता है ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना। आप स्किल्स देना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो तो वो आगे की पढ़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अगर आप नौकरी के लिए तैयार कर जॉब के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको स्किल्स देना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह का उनको वो देना है। अगला प्रश्न ले लें हम लोग। हाँ सरस्वती, प्रश्न पूछिए। सर गुड इवनिंग सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रेजुएशन करने के बाद जल्दी रोजगार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कोर्स या विषय को पढ़ना चाहिए? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। इसमें दोनों पार्ट में मैं आपके साथ हूँ। पहला पार्ट तो ये है कि खाली ग्रेजुएशन के बाद जीवन अब चलने वाला है नहीं, तो आपको एक तो हायर एजुकेशन में जाना ही जाना है, ये आप मान के चलिए। अब अगर आपके संसाधन, खासकर वित्तीय संसाधन, अगर उसकी इजाजत नहीं देते कि आप आगे की पढ़ाई फुल टाइम करें, तो आपको पार्ट टाइम नौकरी, या अगर आप नौकरी के साथ पार्ट टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे कोर्सेज चुनने चाहिए जिनके कॉम्बिनेशन से आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिले। तो जैसे अगर आप बीए हिंदी अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको आईटी से रिलेटेड डेफिनेटली कोर्स करने चाहिए, जिससे कि कल को आपको एनिमेशन का जैसे करना है तो आप उसको एनिमेशन का हो या इवन कोडिंग का हो। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो
सॉफ्टवेयर की कोडिंग होती है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। और जो बच्चे बीटेक करते हैं आईआईटी से, वो जाके भी झक मार के कोडिंग कर रहे हैं, और हर आदमी कोडिंग कर रहा है हिंदुस्तान में। तो कोडिंग अगर आप सीख लेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कोडिंग सीख लीजिए या कोई भी सॉफ्ट स्किल सीख लीजिए, और उसके साथ आप पैरेलल में पढ़ाई जारी रखिए। जब मैं कहता हूँ पैरेलल में पढ़ाई जारी रखिए, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स इंटरनेशनली अवेलेबल हो गए हिंदुस्तान में। सारे कोर्स अगर आप स्वयं के पोर्टल पे जाएं, भारत सरकार का पोर्टल है स्वयं के पोर्टल पे इतने कोर्सेज हैं, आप आराम से जो कोर्स अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेरा में जाएं, अनअकैडमी में जाएं, या आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप कहीं से भी कोई भी कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, लेकिन जो कोर्सेज आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद करते हैं, वो वाले कोर्सेज आपको पैरेलल में करने चाहिए। लेकिन आपको डेफिनेटली हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। दोनों चीजें दोनों ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई छूट नहीं। और अगर आप हायर एजुकेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको पैरेलल में कुछ स्किल्स डेफिनेटली आपको सीखनी पड़ेगी। अब हम उस युग में हैं कि खाली ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, आपको स्किल्स भी चाहिए, और खाली स्किल्स में अगर आप रह गए तो आप मजदूर रह जाएंगे, आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करेंगे। और यही कारण है कि लगभग हर आदमी एमबीए करता है कि मैं थोड़ा जीवन में आगे बढ़ूं। तो एमबीए में भी अब ये हाल है। कल ही एक मीटिंग है, यूनिवर्सिटी की मीटिंग है मेरी, कल 9 से 11, तो उनका वो चाहते हैं कि कोर्स डेवलप किया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी और एमबीए को इंटीग्रेट किया जाए। तो कल हमारा डिस्कशन है कि हम मैकाट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें एमबीए में किस तरह से लाएं, कल उसकी हमारी मीटिंग है 9 से 11। तो दोनों चीजों को आपको साथ लेके आगे बढ़ना है, एक से काम चलने वाला है। अगर आप आईएएस में भी चले जाएं, अगर आप सिविल सर्विस में भी चले जाएं, और अगर आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो आपको बहुत परेशानियां होंगी, वहां भी पिछड़ जाएंगे। तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा, आपको दोनों चीजों में आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम प्रश्नों की श्रृंखला को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक विषय और मैडम ने कहा था कि उस पर आप बात करना चाहते हैं सर, तो आप सर वो अगर चाहें तो सर शुरू कर सकते हैं। कुछ स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की भी बात हुई थी सर। हाँ, मैं अभी कितने लोग हैं, काफी लोग कम रह गए हैं। हाँ जी सर, वो नेटवर्क की समस्या की वजह से काफी बच्चे जो है लेफ्ट हो गए हैं इस समय। ऐसा है डॉक्टर रितु, हम ये प्रश्न ले लेते हैं कि उच्च शिक्षा में बाहर जाने में अगर कुछ लोग इच्छुक हैं तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ, बजाय इसके स्लाइड दिखाने के। आप स्लाइड तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है सर, जरूर स्लाइड आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, लेकिन मैं प्रश्न ले लेता हूँ क्योंकि प्रश्नों में वो चीज होगी जो स्लाइड्स में नहीं। तो अगर उनको भी उच्च शिक्षा में भारत से बाहर जाने में अगर इच्छा है तो मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चे अपना प्रश्न रख सकते हैं जो पूछना चाहें। मुझे लगता है सब बच्चे थक चुके हैं अब तक। नहीं सर, ऐसा नहीं है, थके तो नहीं होंगे, क्योंकि इतना उत्साह है इनका आज बढ़ा है, और थक नहीं सकते। बस नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि सर आधे से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ वो अपने गांव में ही हैं, और वापस आना संभव नहीं हुआ, तो नेटवर्क की वजह से वो नहीं बोल पाते। कक्षाओं में ये समस्या आती है। प्रमोद कुमार सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ। जी मैम। हाँ प्रमोद जी, नमस्ते सर। सर, आपने इंटरव्यू बहुत सारे लिए तो आपका अनुभव भी काफी ज्यादा है, तो सर एक चीज पूछना चाहते थे कि इसमें जैसे हम हिंदी से हैं, प्रतिष्ठा से, तो हमें वस्तुनिष्ठ हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए, साधारण बोलचाल की हिंदी का? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये डिसीजन आपका नहीं होगा कि आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये डिसीजन होगा जॉब के ऊपर। अगर आप हिंदी भाषा के संबंधित अगर आपने आवेदन दिया है तो आपको निश्चित रूप से हिंदी भाषा में बात करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए आप हिंदी में बात करना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू शुरू करते टाइम ये परमिशन ले लेनी चाहिए इंटरव्यू बोर्ड से कि सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं हिंदी में बोल सकता हूं, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन अपनी ओर से आप खाली शुद्ध हिंदी में बोलने लगे और पता चला इंटरव्यूअर को हिंदी ठीक से नहीं आती, तो आपने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। तो एक तो इस पे निर्भर करेगा कि आपको
किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, इस पे निर्भर करेगा इंटरव्यूअर को हिंदी आती है कि नहीं आती। तीसरा, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपने परमिशन ली कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछा आप अंग्रेजी में जवाब देंगे, हिंदी में सवाल पूछा तो हिंदी में जवाब देंगे। ये एक सेट प्रैक्टिस है। हालांकि आजकल सब लोग दोनों मिक्स करके बोलते हैं और कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन जो कायदा है वो यही है कि जिस भाषा में प्रश्न पूछा जाए उत्तर उसी भाषा में आना चाहिए। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये चॉइस आपकी नहीं है कि आप शुद्ध हिंदी में बोलें। आपको परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको ये सोचना है कि आपको शुद्ध हिंदी में बोलना है कि नहीं। जी सर, थैंक यू। जी और किसी का कोई प्रश्न है? जी मैम, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए अमर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हिंदी विषय में जो IIT होती है सर, तो इसमें क्या सर कोई रिसर्च कोर्स अवेलेबल है हिंदी विषय वालों के लिए सर? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। और IITs में बहुत सारी बैकडोर एंट्रीज हैं। जी जी। बैकडोर एंट्री समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो फ्रंट डोर एंट्री है उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जी और सिविल, ये सब लोग आते हैं इंजीनियरिंग के। लेकिन जो बैकडोर एंट्री है उसमें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वाले लोग बहुत आराम से PhD करने के लिए एडमिशन पा लेते हैं। मैं उसका कारण भी बता दूं। उसका कारण ये है कि IITs में जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। उनके अपने छात्र नहीं होते हैं, MA हिंदी नहीं कराते वो लोग, ठीक है। तो उनको जो टीचर चाहिए वो हिंदी पढ़ाएगा बीटेक वालों को। तो ऐसे टीचर को जो वहां पर ज्वाइन करता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको PhD स्कॉलर नहीं मिलते। उसको भी तो प्रमोशन चाहिए टीचर को, तो वो ऐसे ढूंढता रहता है कि मेरे पास कोई आ जाए, मेरे पास PhD करने के लिए आ जाए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसमें आपको इंग्लिश तो अभी तक बहुत कॉमन था, होता रहता था, और अब जिस तरह की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, हिंदी का भी बहुत बढ़ने वाला है। तो IIT में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और कोई विद्यार्थी अपना प्रश्न रखना चाहे? मुझे लगता है सर कि प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो यहीं तक है। तो आज के कार्यक्रम में यही विराम देते हैं हम। हाँ जी सर, जरूर। सर, मैं पर्सनली आपसे काफी लंबी बात आज हुई और उसमें मेरा ज्ञान बहुत समृद्ध हुआ। और इस कार्यक्रम में सर आपके आने से जो ज्ञान वृद्धि हुई है और जितनी टेक्निक और जानकारियों से हम जुड़े हैं सर, ये हमारे लिए सर गर्व का विषय है कि सर आज आपने इतना अमूल्य समय आपने हमें दिया है सर। मैं अपनी तरफ से तो विशेष रूप से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी, लेकिन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे विभाग के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर बली सर को जो है आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर बली सर। मुझे लगता है सर को मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, एक मिनट, ऑडिबल आवाज आई? जी सर, आ रही है, एकदम आ रही है। नागिया साहब को जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इतने व्यापक क्षेत्र में उन्होंने बात रखी। और कई बार तो जो है खुद मुझे भी जो है सर आश्चर्य हुआ कि आप मतलब हिंदी के भी इतने अच्छे शब्द बोल लेते हैं, और ऐसी चीजों पर आपने बात की, कहाँ जो है सिविल सर्विसेज और कहाँ जो है मैनेजमेंट, और किस तरह के जो है वो ये IIM और दूसरे इंस्टीट्यूशन, और किस तरह से जो है वो आपने ये, इनकी असली बात ये है सर, आपने ये इंकरेज करने की कोशिश की कि आप इन सारी चीजों से जो है वो इस पूरे जो है परिदृश्य से ना घबराएं, और ये जो है अपने ऊपर विश्वास रखें और जो करना चाहते हैं वो करें। ये मैसेज जो है आपने जो दिया, ये बहुत ही जो है वो मूल्यवान मैसेज है सर हम लोगों के लिए। और बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। मुझे तो बहुत मतलब आप कहते हैं कि जैसा आनंद सा हो रहा था आपकी बातचीत, और जो स्टूडेंट जो आपसे पूछ रहे थे और आपने उनको जिस तरह से जवाब दिए, ये बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग जो है
बहुत बहुत आभारी हैं। मैं विभाग की ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं खुद अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया। अच्छा ऋतु जी आप आगे बढ़ाएं। जी विद्या मैम। धन्यवाद बली सिंह। हाँ ऋतु, एक इतने बढ़िया संचालन के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रोहित, धन्यवाद मैम, ये आपने मौका दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरे दोनों हाथ हैं, इनके बिना मेरा कुछ काम नहीं होता है और ये लोग पूरा संभालते हैं और मैं कोई भी कार्यक्रम करती हूँ तो इनके बूते पर करती हूँ, रोहित और ऋतु के बूते पर करती हूँ। अब नए लोग आए हैं, वे भी मुझे सहयोग दे रहे हैं, लेकिन रोहित और ऋतु चूंकि कुछ समय हो गया है इनको हमारे साथ काम करते हुए, और अभी बली सिंह जी ने एक आनंद शब्द का प्रयोग किया, मैं उसी से बात का समापन करूंगी। प्रोफेसर नागिया की के ज्ञान को, इनके विशद क्षेत्र को, इनकी सहजता को, सबको हमने सुना और सभी विद्यार्थियों ने अनुभव किया और इतने सहज रूप में विद्यार्थी उनसे जुड़ पाए। अगर मैं कहूँ कि वो हमारे मित्र, गुरु सब कुछ हैं और उनसे जो जीवन की सीख हम ले सकते हैं वो है आनंद और हमेशा चलते रहना। वो जो डॉक्टर नंदा कहा करती थी, चरई वेती चलते रहो चलते रहो, तो प्रोफेसर नागिया का जीवन दर्शन यही है कि चलते रहें और जो भी करें वो आनंद से करें और आनंद के लिए करें। जी डॉक्टर साहब, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। हमारा संस्थान, हम सब गौरवान्वित हैं कि आप आए, आपके आने से हमारे संस्थान का गौरव बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे फिर समय लेंगे पूरे कॉलेज के लिए। मैडम, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होगा क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के बीच में रहना चाहता हूँ। तो एक बात कहना मैं भूल गया, एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरे विश्व में जो गौरव है और महत्व है वो यहाँ शायद बच्चे नहीं जानते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यात्रा करता हूँ और सन 1995 में मेरा न्यूजीलैंड माइग्रेशन का इशू था, तो मुझे इंग्लिश के टेस्ट से छूट दी गई। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में छूट थी, एक BHU को और दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो मेरी वाइफ नागपुर यूनिवर्सिटी, उनको टेस्ट देना पड़ा, मेरे को छूट दी गई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU, खाली 2 यूनिवर्सिटीज को एग्जाम्पशन था। ये 1995 की बात बता रहा हूँ मैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे शायद उतना नहीं जानते, पूरे विश्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत 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 नाम है और बच्चों को इस पर गर्व होना चाहिए। और ये बात छूट गई थी तो मैंने कहा कह देता हूँ मैं, और आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका, और धन्यवाद सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे विद्यार्थियों का धन्यवाद सर। धन्यवाद विद्यार्थी सर। लिख रहे हैं, बहुत हृदय से धन्यवाद और बहुत अच्छा उन्हें लगा, ये कमेंट्स दे रहे हैं विद्यार्थी और दे रहेंगे जी। और यदि आपकी अनुमति हो और कोई आपसे बात करना चाहे ईमेल पर, तो हम आपका ईमेल उनको दे सकते हैं।